हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। सो आज हम सीसेट 2019 पीवाईक्यू देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। तो ये क्या कह रहा है कि एक जॉइंट फैमिली है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। तो फैमिली में कितने मेंबर है? 7 मेंबर, ए से जी तक। ठीक है। तो इनमें 3 क्या है? फीमेल्स है। तो इट टॉक्स अबाउट 3 फीमेल्स। नेक्स्ट इज जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। तो यहां से हम स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे। तो जी क्या है? विडो है। और वो क्या है? सिस्टर इन लॉ है किसकी? डी के फादर एफ की। यहाँ पे एफ है, तो एफ का जो सन या डॉटर है वो है डी। फिर नेक्स्ट है बी एंड डी आर सिबलिंग्स। तो बी और डी क्या है? भाई बहन है। ओके। एंड नेक्स्ट इज ए इज डॉटर ऑफ बी। ए क्या है? बी की डॉटर है। ए क्या है? बी की डॉटर है। फिर कहता है सी इज कजन ऑफ बी। तो ये एक ज्वाइंट फैमिली है और सी बी की कजन है, तो कहीं ना कहीं सी जी से रिलेटेड होगी। ठीक है। फिर पूछा इसने क्या है? हु इज ई। तो ई कौन है? अब ई देखो, इस सेटअप में ये ज्वाइंट फैमिली का एक स्ट्रक्चर है, ज्वाइंट फैमिली। तो ई कहां पे आ सकती है? ई आइदर जी के साथ हो या तो जी का हस्बैंड हो। लेकिन जी क्या विडो है, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा। फिर ई आ सकता है एफ के साथ। सिंस एफ फादर है तो ई क्या? डी की मदर होगी। और एफ की ई क्या होगी? वाइफ होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये क्या कर रहा है इसने? अब हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो स्टेटमेंट क्या क्या है कि ई क्या है? वाइफ ऑफ एफ। तो ई क्या है? वाइफ है एफ की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि ग्रैंड मदर ऑफ ए। तो ए यहां पे हमारे पास ये सेकंड लिनेज है, तो ये इसकी ग्रैंड मदर हुई ना हुई? सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फिर कहता है आंट ऑफ सी। तो सी की क्या है? आंट है। सिंस जी और ई सेम स्ट्रक्चर, सेम लाइन में लाई करते हैं, और सी क्या है? डॉटर या सी क्या है? डॉटर है, मतलब एक तरीके से सिबलिंग है बी की। तो सी क्या है? जी की। जी क्या है? मदर है सी की। सिंस जी और ई एक लिनिएज में एक लाइन में लाई करते हैं, तो सी की ऑटोमेटिकली ये आंट होगी ई, क्योंकि ई क्या है? फीमेल है। ठीक है। तो अभी हमें क्या है कि तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसमें से तीनों में सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अगर तीनों सही है तो आंसर क्या? 1 2 3 होगा। ठीक है ना? हमने तीनों स्टेटमेंट देखी कि तीनों स्टेटमेंट कैसे सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक क्यूब है, और क्यूब को कैसे पेंट किया जा सकता है? ब्लैक या व्हाइट, आइदर ब्लैक कलर और या व्हाइट कलर। फिर अब हमें बताना है कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इस क्यूब को पेंट करने के। इस क्यूब पे अगर हम पेंट करें ब्लैक और व्हाइट कलर से, तो हमारे पास कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लो अगर मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, तो अब मेरे को इसको कवर करना है। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं एक साइड पे इस पे व्हाइट कवर कर दूं, बाकी सब पे ब्लैक कवर करूं, मैं तो मेरे पास डिफरेंट केसेस होंगे। तो फर्स्ट केस इज कि मैंने सिर्फ एक फेस पे व्हाइट किया है, बाकी टोटल क्यूब में 6 फेस होते हैं, बाकी 5 फेस पे क्या कवर किया है? एक क्या है? व्हाइट है। बाकी 5 पे क्या किया है? ब्लैक कवर किया है। तो एक कंडीशन ये हो गई मेरे पास, एक केस ये हो गया। सेकंड केस देखते हैं कि अगर मैं दो फेस पे व्हाइट कलर कर दूं। अब दो फेस किस तरीके से हो सकते हैं कि भाई यहां पे व्हाइट है और एक व्हाइट इसके अपोजिट में हो सकता है। एक केस हो सकता है कि दो व्हाइट है और दो व्हाइट में दोनों क्या है? अपोजिट फेस पे हो गया एक तो। अब जब दो व्हाइट अपोजिट पे हो गए तो हमारे पास चार बचेंगे बीच वाले, ये इसके नीचे और ये साइड वाला, चार फेस बचे। इन चारों पे हमने क्या कर दिया? ब्लैक कलर कर दिया। तो ये एक कंडीशन हो गई। सेकंड कि अगर इस व्हाइट के साथ एडजेसेंट जो भी साइड है उस पे व्हाइट मान लूंगा। अगर मैंने यहां पे व्हाइट कर दिया ऊपर, यहां पे साइड में, बाकी चार साइड में ब्लैक कर दिया। उसके अलावा अगर मैं मान के चलूं कि व्हाइट मैंने इस साइड किया या व्हाइट नीचे किया या व्हाइट इस साइड किया, वो सारे केस सेम होंगे, क्योंकि व्हाइट कलर क्या है? दोनों, दो जो व्हाइट कलर कर रहे हैं हम, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं। अब दोनों आइडेंटिकल है तो मैं इस डब्बे को ऐसे भी रख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जितने भी केस होंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 1 2 3 नीचे वाला, और इस साइड 4 केस। तो हमारे पास ये चारों केस क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब एक ही कंडीशन है वो। अगर एडजेसेंट में व्हाइट दो लेके चलूं और चार ब्लैक, तो हमारे पास दो केस हो गए इसमें। सेकंड वाले केस में दो केस हो गए। तीसरा केस क्या है कि अब मैंने तीन व्हाइट करने हैं और तीन ब्लैक करने हैं। थ्री साइड पे व्हाइट कलर पेंट करना है और थ्री पे ब्लैक कलर पेंट करना है। तो तीन व्हाइट में कैसे ले सकता हूं कि एक एक मेरे पास ये कौन है? वर्टिसेस है।
इस कोने के ना तीनों साइड, एक ये साइड और ये साइड, तीनों साइड व्हाइट दे दिया, एक केस हो गया, और बाकी तीनों साइड ब्लैक कलर दे दिया। तो इसमें क्या होगा, 3 व्हाइट 3 ब्लैक, और जो व्हाइट किया है मैंने वो वर्टिसेस मतलब कि एडजेसेंट किया है, वर्टिसेस को कॉमन मान के किया है। ये केस हो सकता है मेरे पास। अब ये वर्टिसेस कोई सा भी हो सकता है। सेकंड केस क्या है कि मेरे पास ये व्हाइट है, एक ये व्हाइट है, और एक इस साइड व्हाइट है, या फिर ऐसे मान सकता हूं कि ऊपर व्हाइट है, ऐसे व्हाइट है और नीचे व्हाइट है, और ये दोनों कंडीशन क्या है, सेम सिमिलर कंडीशन होगी, दोनों सेम होगी, क्योंकि डब्बे को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं। और व्हाइट कलर क्या है, अभी दो पहले बताया था कि व्हाइट कलर क्या है, आइडेंटिटी कलर, और ब्लैक भी आइडेंटिटी कलर। तो दो ब्लैक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर मान लो एक कंडीशन में ब्लैक ऊपर की तरफ है और एक कंडीशन में ब्लैक नीचे की तरफ है, तो उस डब्बे को मैं नीचे भी करके देख सकता हूँ, नीचे करके भी रख सकता हूँ, तो दोनों कंडीशन सेम होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। ठीक है, अभी क्या है, फोर्थ केस क्या होगा कि अब मेरे पास जो व्हाइट है वो 4 साइड है। व्हाइट कितनी साइड होगा, 4 साइड होगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक कितनी साइड हो जाएगा, 2 साइड ब्लैक हो जाएगा। और जब 2 साइड ब्लैक होगा तो ऊपर वाला केस हमने देखा था, तो कितने आएंगे इसके आंसर, 2 आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, अगर हम 3 व्हाइट में हमारे पास 2 केस क्यों बने, क्योंकि व्हाइट अगर मैंने 2 एक साथ ले लिया तो व्हाइट या तो ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, इस साइड आ सकता है। व्हाइट अगर मैं इस साइड को पीछे की तरफ, तो फिर से वही तीनों एक साथ ऐसे पैरेलल हो जाएंगे ना तीनों, क्योंकि ये केस इसके पीछे व्हाइट, या फिर ये केस इसके पीछे, इस डब्बे को फिर ऐसे ही तो घुमाया गया, और तो कुछ चेंज नहीं किया गया इसमें। ठीक है, अभी फिफ्थ केस देखता हूं मैं, जिसमें मैंने कितना व्हाइट लिया है, 5 व्हाइट लिया है, 1 ब्लैक लिया है। इसमें मेरे पास कितना केस बनेगा, सिर्फ एक केस बनेगा। अभी क्या है कि 2 केस और हो गए मेरे पास, जिसमें पूरे पे व्हाइट होगा या फिर पूरे पे ब्लैक होगा, 2 केस और होंगे। तो मेरे पास कितने टोटल, 6 केसेस बन गए। अब 6 केसेस को इनको सबको सम करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरीके इसको पेंट करने के यही आए, और तो कुछ नहीं होगा। अब ये 6 तरीके, 6 केसेस बने मेरे पास, तो इन 6 को सम कर देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके हैं सारे के सारे। तो फर्स्ट वाले में 1 था, फिर इसमें 2 थे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2, और इसमें 2 है, और 1 इसमें, तो इन सबका समेशन कितना आएगा, 10। 10 आ रहा है आंसर। 2 मतलब 2 टाइम्स कितने बार हो गए, 1 2 3 4 8 9 और 10, तो 10 केसेस हो गए पूरे। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि एक्स वाई जेड 3 ट्रिपलेट्स है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को 3 ट्रिपलेट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड। तो मेरे से पूछा गया है कि एक्स वाई जेड ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे। तो अभी हमें एक चीज देखना है, कीवर्ड है हमारे पास नेचुरल नंबर। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि वे सारे इंटीजर या वे सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो 1 2 इस तरीके से इनफिनिट तक। तो पहली चीज ये होगी कि नेचुरल नंबर हमें पता चल गया है क्या होता है। सेकंड की एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई कर रहे हैं 3 नंबर। तो ये इक्वेशन में लिख सकता हूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। ठीक है, मैं एक केस मान लेता हूं कि x मेरे पास 1 है। अगर मेरे पास x 1 है तो y प्लस जेड, अगर x इक्वल्स टू 1 है तो y प्लस जेड कितना होगा, 5 होगा। y प्लस जेड 5 होगा ना। और इसमें भी मान सकता हूं कि अगर y 1 है तो z कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि y 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो z की वैल्यू 4 होगी। अगर y की वैल्यू 2 है तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो 3 होगी z की वैल्यू, z की वैल्यू 3 होगी। अगर y 3 है तो z की वैल्यू 2 आ गई, ऐसी ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। और अगर y 5 है तो z 0 आ रहा है, और z की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो मेरे पास अगर x इक्वल्स टू 1 है तो इसके कितने केस होंगे, 4 केसेस आ गए, 4 आंसर आ गया। इन केस अगर x इक्वल्स टू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y प्लस जेड 4 आएगा इस इक्वेशन में, क्योंकि x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो y प्लस जेड कितना है, 4 है। फिर अगर y इसमें 1 है तो z कितना, 3। उसी तरीके से कर सकते हैं, माइनस करके इसको, y इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगर 2 है तो 2, और 3 है तो 1। 4 नहीं हो सकता क्योंकि z 0 नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 है तो z की कितनी वैल्यू आ रही है, y z की कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको कि अगर x 4 है और y 1 है z 4 है, तो मतलब ये एक ट्रिपलेट है हमारे पास। तो आंसर इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 1 4 एक ट्रिपलेट आ गया मेरे पास। सेकंड, x की वैल्यू 4 ही रहेगी, y की वैल्यू कितनी है 2 है और z की कितनी आई थी 3। तो एक ये ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। इनकेस अगर x की वैल्यू 3 हो, x की वैल्यू अब इस बार 3 है, तो y z की कितनी आ सकती है, x की वैल्यू अगर इसमें 3 पुट करूं तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो y z की वैल्यू 3 आनी चाहिए। y प्लस जेड कितना होना चाहिए 3। अब इसमें y अगर 1 हो तो z कितना होगा 2 होगा, और y 2 हो तो z 1 होगा। तो इसके कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास 2। इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, 4 3 2, और x अगर 4 हो, अब x भी 4 हो सकता है, तो y प्लस जेड कितना होगा मेरे पास, y प्लस जेड कितना होगा 2। तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, अगर y 1 है तो z 1 आएगा, और y 2 नहीं हो सकता क्योंकि z 0 नहीं। और सिमिलरली y भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलरली z भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि फिर y की वैल्यू 0 आएगी। तो इसमें सिर्फ इस केस में हमारे पास एक आंसर है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं 5 मान लूं तो y प्लस जेड कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर x 5 है तो y प्लस जेड कितना है 1 है। सिंस y और z दोनों नेचुरल नंबर है, अगर मैं y को 1 मानूं, क्योंकि y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, y की 1 है तो z की 0, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही z अगर 1 है तो y की 0 आ रही है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं। अब मैं देख सकता हूं कि मेरे पास टोटल समेशन कितना आया, कि फर्स्ट केस में कितने थे 4 थे, सेकंड में 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 थे, तो इनका सम कितना हो गया 10 आ गया, 10 आ रहा है आंसर। तो आंसर कितना होना चाहिए, क्योंकि यही तो वैल्यू, यही तो ट्रिपलेट है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, इसके अलावा तो नहीं और होगा। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीस। तो सुनीता के पास एक पेपर था, सुनीता के पास क्या था, एक पेपर था, उसने उसको 3 पीसेस में कट किया, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसको देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पेपर में गिवन थी, इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट क्या है कि पेपर को 3 पीसेस में कट किया 1 2 3। फिर कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल ऑड प्राइम नंबर। अच्छा ध्यान रखना है कि इसने पूछा है प्राइम नंबर, फिर इसने पूछा है ऑड, फिर कह रहा है इसने सिंगल डिजिट है और 3 नंबर है। अभी हमें क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर हमारी कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना क्वेश्चंस की, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो वो टाइम मतलब बहुत कम टाइम में 30 सेकंड या 40 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। और टाइम हमको इसी तरीके से मैनेज करना है क्योंकि पेपर में हमारे पास 80 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स है, तो 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन है। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं आसान है करने, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है और पूरा पैराग्राफ पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाएगी, फिर आंसर निकालने में 30 सेकंड में अगर नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट होता है। इवन अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आप और उसको सॉल्व कर रहे हैं 2 मिनट 2.5 मिनट लग गया आपका और फिर उसका आंसर नहीं आया, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं या उसको दोबारा कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। तो वहां पे अगर आप ज्यादा टाइम दे सको, उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सको, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो कीवर्ड्स है उनको पहले पॉइंट आउट करना है। तो पहला नंबर क्या था, पहली चीज क्या थी इसमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। मान लो 7 है तो 7 किस किस से डिवाइड होता है, आइदर 1 से या फिर 7 से। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, जो अपने आप से, अपने खुद से, इटसेल्फ से या फिर 1 से डिवाइड हो। सेकंड कह रहा है कि ओड नंबर है। ओड नंबर कौन से होते हैं, 2 नंबर होते हैं, ओड और इवन, 2 ही होते हैं ना। तो ओड कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। इवन क्या है, जो 2 से डिवाइड होता है। फिर कहता है कि सिंगल डिजिट 3 नंबर है, तो 3 सिंगल डिजिट नंबर है। अब देखो सिंगल डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है हमारे पास, एक एक डिजिट है ना, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना। तो अभी 0 से 9 हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है। इसमें हमें इवन नंबर, इसमें हमें क्या करना है,
प्राइम नंबर देखने कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7। तो यही प्राइम नंबर है हमारे पास 2 3 5 7। फिर कहता है कि ओड चाहिए हमें, तो 2 क्या है, इवन है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 3 5 7 जो ओड है और सिंगल डिजिट है। तो हमारी पूरी जो इक्वेशन की जो डिमांड थी वो सेटिस्फाई होगी इससे। तो 3 नंबर कौन कौन से, 3 5 7। तो जो पहला पीस है ना, फर्स्ट पीस है, वो किसके बराबर है, एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट नंबर। एवरेज क्या होता है, अभी एक नई चीज है कि एवरेज है। एवरेज किसी भी नंबर का या किसी भी हमें कोई जो डाटा गिवन होता है उसका एवरेज क्या होता है कि उस डाटा का पूरा समेशन अपॉन वो डाटा कितने हैं, कितना नंबर है उनका। अभी हमारे पास 3 नंबर थे, तो डिवाइड क्या करेगा, 3 करेगा। इन तीनों का सम क्या है, 19 है। 3 5 8 8 7 15, तो इन तीनों का सम क्या है, 15 है। और 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आएगा, 5। इसका मतलब है कि जो पहला पीस था हमारा उसकी लेंथ कितनी आ गई, 5। आ गया आंसर पहले का। फिर सेकंड क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड। तो सेकंड वाला क्या है, जो सेकंड हमारा जो पीस होगा, जो सेकंड वाला जो पोर्शन हमने कट किया था, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या है, उसका क्या गिवन है कि वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट ये इसके मतलब इसका क्या, 5 प्लस 1/3 ऑफ थर्ड वाला जो पीस था हमारा। तो मतलब ये जो निकल के आएगा इसका हाफ मतलब इसका 1/3 और इसका पहले वाले का एडिशन, दैट इज 5 प्लस 1/3 ऑफ थर्ड पीस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अभी क्या थर्ड स्टेटमेंट यहां से पढ़ते हैं कि थर्ड पीस कितना बड़ा है, इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। मतलब कि इन दोनों के जोड़ के बराबर थर्ड पीस है। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 5 प्लस ये, यही होगा ना। तो 5 प्लस इसका कितना है, 5 प्लस 1/3 ऑफ थर्ड। और ये समेशन किसके बराबर है, थर्ड के बराबर है। मैं लिख सकता हूं ना थर्ड पीस की लेंथ। अगर मैं थर्ड पीस की लेंथ क्या कोई भी के मान लिया, के कोई वर्ड मान लिया, तो मेरे पास होगी 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1/3 ऑफ के इक्वल्स टू के। आ गया। अब मैं इसको उस साइड ले जाके माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा 10 इक्वल्स टू 2k अपॉन 3। तो k इक्वल्स टू 15। आ गया, k की वैल्यू 15 आ गई, क्योंकि 3 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 30/2 15। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अभी क्या है कि थर्ड पीस की लेंथ क्या थी, इसके समेशन के बराबर थी या फिर k के बराबर थी। तो k की वैल्यू आ गई 15, तो यहां पे 15 लिख सकता हूं मैं। ओके। अब सेकंड वाले क्या कर रहा है कि 5 प्लस 1/3 ऑफ के, थर्ड लिखा है ना, थर्ड क्या है, के माना था ना हमने। तो 1/3 ऑफ 15 दैट इज 5। तो यहां पे 5 आ गया। तो 5 प्लस 5 कितना होता है, 10। तो सेकंड पीस की जो लेंथ है वो 10 है। अभी क्या पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल सीट ऑफ द पेपर। अब इस पूरी जो हमारे पास ओरिजिनल सीट थी जो कट करने से पहले थी, उसकी पूरी लेंथ पूछी गई है। अभी हमें 3 पीसेस की लेंथ पता है, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास ओरिजिनल पीस आ जाएगा। तो ओरिजिनल पीस की लेंथ क्या होगी, 15 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 30। 30 आ रहा है, तो आंसर क्या है इसका, 30 यूनिट्स, दैट इज डी ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था ये। अगर आप एक एक पोर्शन उसका पकड़ के चल रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या गिवन है हमें, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इन द सीक्वेंस 157, मतलब ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है और इस सीक्वेंस में हमें बताना है कि कितने ऐसे 5 होंगे जिनके इमीडिएटली पहले 3 नहीं आया और जिनके इमीडिएटली बाद 7 आएगा। ठीक है, ये यही तो कह रहा है कि नॉट कीवर्ड है, ये नोटिस करना है। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, मतलब 3 उसके इमीडिएट पहले नहीं आना चाहिए और इमीडिएटली बाद में क्या आना चाहिए, 7। तो हमें ऐसे 5 ऐसे आइडेंटिफाई करना है, 5 ऐसा नंबर, 5 जो डिजिट है हमारे पास, तो कितने ऐसे 5 होंगे। तो जो अगर मैं फर्स्ट 5 देखूं, इसके बाद 7 आ रहा है, लेकिन इससे पहले 3 नहीं आ रहा है, तो मेरे पास एक नंबर हो गया ना। सेकंड 5 यहाँ पे है, तो इसके इमीडिएटली पहले 3 आ रहा है, तो मैं ये मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। फिर इसके बाद एक और 5 है मेरे पास, उस 5 से पहले भी 3 आ रहा है, अगर इससे पहले फिर से 3 आ रहा है तो ये भी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि इसने ये गिवन था कि ऐसे 5 जिनके पहले 3 नहीं आना चाहिए। नॉट कीवर्ड है यहाँ पे, तो ये चीज मेरे को नोटिस करनी है। तो इन दोनों में 3 आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आ रहा था, तो मेरे पास कितने ऐसे केसेस बन गए, कितने ऐसे 5 हो गए, सिर्फ एक है इस पूरी सीक्वेंस में,
सिर्फ एक है, तो आंसर कितना है इसका 1, ए ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक 8 डिजिट नंबर है, मतलब ये जो नंबर है इसकी डिजिट कितनी है 8 है। ये अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 3 का। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी नंबर है मेरे पास कितने भी डिजिट का हो, उन सबकी जो डिजिट होगी, उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, इनका सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही अगर हम हमारा जो नेचुरल नंबर या नंबर सिस्टम का बैच आएगा, तो उस बैच में जो भी हमारा सीसेट का बैच होगा, उसमें नंबर सिस्टम का जो लेक्चर होगा, उसमें आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए जाएंगे कि 3 से नंबर कब डिवाइड होगा या 5 से 7 से नंबर कब कैसे डिवाइड होता है। तो इसमें हम 3 का देखते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने ये देखा कि सब डिजिट का समेशन कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अभी मेरे पास 8 डिजिट है, तो मैं इन सब का सम करूंगा। 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। ठीक है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो 4 2 6 5 11, तो मेरे पास सम कितना आ गया 30 + b, 30 + b। अब इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 30 पूरा डिवाइड हो रहा है, 10 + b/3। इसका मतलब है कि b को भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो b 3 से डिवाइड कब कब होगा, अगर मैं b की जगह 0 रखूं तो b 3 से डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है, और फिर हमारा पूरा आएगा 10, तो ये पूरा नंबर क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड केस, अगर मैं b की जगह 3 रखूं या फिर 6 या फिर 9, तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ b की जगह रखूं तो ये पूरा नंबर क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये जो 4 वैल्यू है हमारे पास, ये चारों सेटिस्फाई कर रही है b को। हमसे पूछा ये गया है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, तो b की कितनी वैल्यूज हो सकती है जो इस वाले डिजिट को, इस नंबर को सेटिस्फाई करे। क्या सेटिस्फाई करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मेरे को इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का है, 10 से 15 सेकंड का है। लेकिन अगर मेरे को नहीं पता, अभी मुझे क्या है कि मेरे को 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता, तो मैं इस पूरे नंबर को अगर डिवाइड करने बैठूं तो इसमें मुझे कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट लगेगी, नहीं लगेगी। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन सिंपल, एक ट्रिक जिसमें भी अंडरस्टैंडिंग है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे अगर मैं इसको कर रहा हूं तो 10-20 सेकंड में आंसर आ रहा है मेरा। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई बी की, 4 वैल्यू आ रही है, तो आंसर क्या है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, तो हमारे पास क्या है 15 लोग, हमारे पास क्या है 15 लोग। 7 कैन रीड फ्रेंच, तो जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं वो कितने हैं 7। अभी मेरे पास एक ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू करूं तो बहुत आसान होते हैं, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से होने वाले हैं और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो जिस तरीके से कम टाइम लग रहा है और जल्दी हो रहा है, तो हमें क्यों ना वही तरीका करना चाहिए। तो कौन सा तरीका है ये, वेन डायग्राम। अगर मैं वेन डायग्राम ये ड्रॉ किया, ये फ्रेंच वाले हो गए और ये इंग्लिश वाले हो गए। तो ये क्या कह रहा है कि 7 कैन रीड फ्रेंच, तो जो फ्रेंच वाले वो कितने हैं 7। सेकंड कह रहा है कि इंग्लिश जो पढ़ सकते हैं वो कितने हैं, ये इंग्लिश वाले हो गए, ये कितने हैं 8 पीपल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। फिर कहता है कि while 3 of them can read neither of these two language, 3 कैसे है कि जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते, इन दोनों को नहीं पढ़ते। तो ऐसे कितने लोग थे हमारे पास 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, तो सिर्फ एक कौन कौन पढ़ सकता है। तो अगर सिर्फ एक की बात पूछी जाए तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, ये पोर्शन जो होगा, तो मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, दोनों ही जो पोर्शन होंगे, तो ये सिर्फ, या तो ये तो इंग्लिश पढ़ता है, ये सिर्फ फ्रेंच पढ़ेगा। और जो इस बीच वाले पोर्शन में होंगे, तो वो दोनों फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। ये बीच वाला पोर्शन दोनों को पढ़ रहे हैं, दोनों में कॉमन है ये। तो हमें ये बताना है और ये बताना है, तो ये नहीं बताना। पहली चीज क्या है, टोटल लोग कितने थे मेरे पास 15 थे, 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, इन मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। तो मेरे पास ऐसे 12 लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं,
या तो दोनों पढ़ते हैं या एक पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने थे मेरे पास? 12 लोग थे। या तो एक, या तो फ्रेंच या इंग्लिश पढ़ेंगे या दोनों पढ़ेंगे। अगर मैं ये एक्स मान रहा हूं, ये एक्स, तो यहाँ पे जो लोग होंगे वो कितने होंगे भाई? टोटल सम कितना है? 7। सिंगल पढ़ने वाले कितने हो गए? 7 माइनस एक्स हो गए भाई। ये वाले क्या फ्रेंच पढ़ने वाले 7 माइनस एक्स हो जाएंगे ना, और ये इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? टोटल 8 थे तो 8 माइनस एक्स हो जाएंगे ना। और इन दोनों, ये दो सिंगल पढ़ रहे हैं, प्लस इसका सम कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ये सेम चीज आपको बताई है। तो मेरे पास कितना आ गया? 7 और 8 15, 15 प्लस एक्स माइनस एक्स हट जाएगा, एक माइनस एक्स बचा, तो ये कितना? 12 आ गया। एक्स उस साइड गया, 12 इस साइड आएगा, तो मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा? एक्स 3 आ गया। अब बताना क्या है कि जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर वाले कौन से थे? 7 माइनस एक्स दैट इज 4, और 8 माइनस एक्स दैट इज 5। आ गया ना कि भाई 7 तो क्या है कि जो फ्रेंच पढ़ते थे। अब फ्रेंच में कुछ ऐसे भी है ना जो इंग्लिश पढ़ते हैं। एक्स कितने? एक्स ये है कि जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं फ्रेंच के साथ साथ। तो फ्रेंच टोटल 7 है, और एक्स क्या है मेरे पास? 3 है। तो 4 लोग यहाँ पे होंगे जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो टोटल फ्रेंच कितना? 7 है। और ये वाले क्या है कि जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, ये मेरे पास 3 आ गया। टोटल 7 है और ये 3 है, तो इस वाले पोर्शन में कितने? 4 आ जाएंगे ना, कि 7 माइनस एक्स, तो 4 आ गए। 4 क्या है कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही सेम अगर इस तरीके से देखूं, तो मेरे पास क्या है कि जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं वो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अभी इसने पूछा है कि जो एग्जैक्टली सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, तो एक लैंग्वेज कौन कौन पढ़ सकते हैं? या तो फ्रेंच पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों का सम 9। 9 पीपल ऐसे होंगे जो सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 9 होना चाहिए, बी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन। अगर हम वेन डायग्राम से देख रहे कितना जल्दी क्वेश्चन हो सकता है हमारा, कितना कम टाइम में ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक तरीके से अगर हम इसको लेके जा रहे हैं तो जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, कि हमारे पास एक प्रिंटर है जो बुक के पेजेस को नंबर कर रहा है। तो अगर वो बुक का पेज 1 से स्टार्ट है, तो उसने नंबर, उसमें जो डिजिट यूज किए, उसने नंबर देने में 3089 डिजिट यूज किए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी इसमें। 1 से स्टार्ट किया और 3089 डिजिट यूज किया। और डिजिट कैसे यूज किया, एक बार ये समझाता हूँ। कि पहला पेज क्या है? 1, 1 से गया 2, फिर 9 तक गया, फिर 10। तो बताओ कि अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो उसने कितना डिजिट यूज किया है? एक डिजिट यूज किया है। 10 में कितना डिजिट यूज किए होंगे? क्योंकि 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट यूज हुए। अगर मेरे पास एक नंबर है 987, तो इसमें कितना डिजिट है? इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने डिजिट उसने यूज किए? 3089। ठीक है, अगर सिंपल 1 से 9 तक हो गया, और यहाँ पे मैंने ऐड करना सिखाया था कि अगर मेरे पास कोई कंसेक्यूटिव नंबर दिखे है तो उनको ऐड कैसे करते हैं? 9 माइनस 1, मतलब जो फाइनल नंबर होगा उसमें से पहले वाला माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो 9 माइनस 1 8 प्लस 1, तो कितने? 9। डिजिट कितनी है सब में? 1। तो टोटल डिजिट यूज कितनी हुई है? 9 डिजिट यूज हुई है। फिर सेकंड क्या है कि अब 10 से स्टार्ट होकर जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर है, और कहां तक 2 डिजिट नंबर है? 99 तक। उसी तरीके से ऐड कैसे करेंगे? 99 माइनस 10, 89 प्लस 1, तो 90 डिजिट होगी, 90 ऐसे नंबर होंगे। और ये सारे नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो टोटल डिजिट यूज कितनी हुई है? 180। ठीक है, फिर 99 के बाद से 100। 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, और कहां तक 3 डिजिट नंबर है? 999। ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये कितने नंबर हो गए? 999 माइनस 100 प्लस 1, कितना आ गया मेरे पास? 900। 900 आ गया, और सब में कितना है? 3। सब की जो है डिजिट कितने हैं? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल डिजिट यूज कितना हुआ है? 2700। अभी क्या है कि टोटल जो डिजिट हम यूज कर चुके हैं वो कितने हैं? इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा? ठीक है, इतना डिजिट हम यूज कर चुके। प्रिंटर ने कितना डिजिट यूज किए थे? 3089। तो कितना डिजिट अभी बच गए हैं मेरे पास? अगर 3089 में से मैं 2889 को माइनस कर दूं, तो 200 क्या है डिजिट इतना बच गया, वो हमें अभी यूज करते हैं। अब 99 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या है कि 1000, ऐसा नंबर आएगा। ये नंबर क्या है? 4 डिजिट नंबर है। अभी सब जो जितने भी नंबर आएंगे वो 4 डिजिट के आएंगे। तो 4 डिजिट के अगर नंबर आएंगे और डिजिट मैंने यूज किया 200, तो कितने ऐसे नंबर होंगे? तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, मेरे पास 50 आ गया। तो ऐसे 50 नंबर होंगे ना
कि भाई इसके बाद 50 नंबर और यूज हुए, तो ये इतने पेजेस तक मैं आ गया था, ठीक है, इतने पेजेस तक आ गया, 999 तक मैं आ गया, अभी 50 पेजेस और यूज किए मैंने, तो अगर मैं 999 में 50 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1049। तो इतने टोटल पेजेस हो जाएंगे, इतने टोटल नंबर मैं दे चुका। अगर मैं 1 से स्टार्ट किया और मैं यहां तक आया, यहां तक आने में मैंने डिजिट कितना यूज किया, 3089। ठीक है, तो आंसर क्या पूछा था मेरे से, नंबर ऑफ पेजेस पूछे थे, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 1049। तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, हमें एक सीक्वेंस गिवन है, कोई अरेंजमेंट गिवन है। अब यूपीएससी का अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे ना 10-5 साल का उठा के, तो हर बार आज के टाइम में ज्यादातर यूपीएससी इन पे फोकस करके दे रहा है। देखने में क्वेश्चन बेशक डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इसको हम एक छोटी सी सिंपल ट्रिक है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करूं, इस अरेंजमेंट को अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूं, कि अगर कुछ भी नंबर है, अगर 12 गिवन है तो 6-6 की डिवाइड कर सकता हूँ, 4-4 की डिवाइड कर सकता हूँ, या 5-5 में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं ये डिजिट गिनूं, ये नंबर गिनूं कितने मेरे पास, तो मेरे पास ये टोटल 15 है। तो 15 को मैं कितने तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, या तो 5 5 के 3 बार, या फिर 3 3 के 5 टाइम्स। तो मैं इसको अगर 5 5 में 3 बार डिवाइड करूं, हमें बड़ा पैसे देना है, मतलब 4 5 6 इनमें से कोई देना है, तो 5 5 में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो अगर आप देखोगे इसको ऐसे प्रैक्टिस करोगे, सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो शायद ना भी हो और आप छोड़ दो। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात यह है, नहीं छोड़ना, अब इसको सही आंसर करना है, तो ये सही स्ट्रेटजी होगी कि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या है, सी, ये 5 की एक हो गई, सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है यहां पे, तो मेरे पास जो डिजिट मुझे यूज करनी है, नंबर यूज करना है, वो 4 जगह ही करना है, कि फर्स्ट में यहां पे, सेकंड यहां पे, फिर थर्ड फोर्थ यहां पे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि 1 2 3 तीनों में कोई सेम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, या तो तीनों के तीनों सेम होनी चाहिए। सेम तीनों के तीनों नहीं है, क्योंकि पहले में सी है, फिर ए है, फिर कुछ है। ऐसे यहाँ पे ए है, बी है, और यहाँ पे कुछ है, तो तीनों में एक डिजिट मिसिंग है, ए है, सी है, एक यहाँ पे मिसिंग, सी ए, एक यहाँ पे मिसिंग, फिर सी ए बी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से कोई, अगर मैं ए यहाँ पे लिखूं तो ए के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद आ रहा है सी, सी के बाद फिर ए, तो इस तरीके से कोई साइकिल बन रही है, इस तरीके से साइकिल बन रही है। तो अगर मैं इसमें देखूं सी ए के बाद क्या है, बी, ये साइकिल बन रही है, तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। ए बी, एक बी के बाद फिर कौन सी आएगी, सी, ए बी सी, फिर सी ए बी, सी ए बी, सेम चीज बार बार फॉलो हो रही है। अब मैंने चार जगह मुझे यूज करने थे अल्फाबेट, तो 4 जगह में फर्स्ट जगह मैंने क्या यूज किया, सी, सेकंड क्या यूज किया, बी, फिर क्या यूज किया, बी, फिर बी। तो सी बी बी इस इक्वेशन को, इस अरेंजमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या, बी ऑप्शन होना चाहिए। अगर सिंपल मैंने लॉजिक लगाया कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 5 में 3 बार, 3 बार मैंने डिवाइड किया, फिर इन तीनों में कोई रिलेशनशिप मेरे को दिख रहा है देख के, तो क्या दिखा मेरे को कि ए बी सी तीनों में ऊपर से नीचे यूज्ड है। ए बी सी किस साइकिल में यूज्ड है, इस साइकिल में, कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद फिर ए। तो ये साइकिल दिख रही है, ये दिख रही है। अगर मैं ऐसे रख रहा हूं कि सी बी बी, ये मैंने यहां पे रखा, और ये मेरा ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आया। और आंसर कितने टाइम में आया भाई, देख के लग रहा है कि ये शायद सोल्व ना भी हो, या अगर हो भी गया तो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देगा। तो अगर मैंने इसको एक सिंपल ट्रिक ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरा टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड, 20 सेकंड में ये सोल्व हो रहा है। देखते ही आंसर आ रहा है इसका, देखते ही आंसर आ रहा है, हो गया ना सोल्व। तो इसको मुझे कितने नंबर मिलेंगे, 2.5। और जहां पे मुझे सिर्फ कट ऑफ 66.66 मार्क्स लेके आने हैं, सिर्फ इतने नंबर लेके आने, तो ये 2.5 नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको समझ में आती हुई यहां से। इस बार जीएस के पेपर में क्या हुआ, जीएस की कट ऑफ क्या कम जा रही है हर बार, जीएस की कट ऑफ कम क्यों जा रही है, क्योंकि सी सेट का जो पेपर है वो टफ हो गया, और वो टफ नहीं हुआ है, बस वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी कम है, वहां पे सिर्फ रट्टाफिकेशन है, जो सिर्फ आपने बचपन से अब तक रट्टाफिकेशन किया है, उसकी वजह से सी सेट आपको टफ लग रहा है। सी सेट कोई पेपर टफ नहीं है, बस आपको अगर एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है हर क्वेश्चन में, वही अंडरस्टैंडिंग यूज होती है। यहाँ पे यूज किया, आंसर आया, ये हमें करना है हर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। तो एक फैमिली में कितने लोग हैं टोटल, 4 लोग, 4 में से 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 चिल्ड्रन।
ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। भाई यहाँ पे एक मदर है और एक फादर। अभी क्या एवरेज किस किस का 50 है? मदर प्लस 2 चिल्ड्रन जो है उनका एवरेज कितना है मेरे पास? 50 है। मतलब इन दोनों का जो सम था अपॉन 3 है वो 50 होगा। तो m जो मदर का जो वेट एज होगी, वेट होगा, प्लस 2 चिल्ड्रन का जो वेट का सम है वो कितना है? 150 है। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास एक। फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है कि एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। अभी क्या है कि f प्लस 2 चिल्ड्रन अपॉन 3 कितना है? कितना है? 52। तो f प्लस 2 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? 156। मतलब इसका सम कितना आ गया मेरे पास? 156 आ गया। अभी पूछा क्या है इसने? इफ द वेट ऑफ फादर इज 60 kg। अभी फादर का वेट क्या है? 60 kg है। तो इस इक्वेशन में मैं 60 kg पुट कर सकता हूं। 60 प्लस 2c कितना है मेरे पास? 156। तो 2c कितना आ गया? 96। ये आ गया। पूछा क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर। मदर का वेट पूछा है। अब 2c मुझे पता है कितना है? 96 है। मतलब हमें यहाँ पे c सोल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि 2c मुझे कहीं और गिवन है और उस 2c की जगह मैं 96 डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। अगर मैं c की वैल्यू निकालू 2 से डिवाइड करके 48 आया, फिर मेरे को 48 यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ना डिवाइड करने में और फिर मल्टीप्लाई करने में, ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इस इक्वेशन में अगर मैं m प्लस 96 इक्वल्स टू 150 रख देता हूं, डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया, तो m आ गया मेरे पास कितना? 54। तो जो मदर का वेट है वो कितना है? 54 kg आ गया। तो आंसर क्या है इसका? 54 kg। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी है। 3 रुपए में मेरे पास 1 रुपए बहुत सारे है, 10 रुपए के बहुत सारे नोट है और 50 रुपीज के बहुत सारे नोट है। अभी क्या है कि कितने तरीके से मैं 107 का बिल पे कर सकता हूँ। मुझे कितना पेमेंट करना है? 107 का करना है। मेरे पास करेंसी कौन कौन सी है? 1 रुपए का नोट है, 10 का है और 50 का। अब इन तीनों को यूज करके मुझे 107 का बिल पे करना है। तो वो कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ? कि पहला तरीका तो ये है कि मैं अगर एक 50 रुपए का नोट यूज करूं या दो 50 रुपए के नोट यूज कर रहा हूं। अब मैंने 50 के दो यूज किए, 50 वाले दो यूज कर दिए, तो 100 रुपीज में यूज कर चुका। अभी बचा कितना? 7 बच गया। तो 7 रुपीज 10 के नोट से तो नहीं दे सकता, तो फिर 1 के कितने देने होंगे मुझे? 1 के 7 देने। ठीक है। एक एक केस ये हो गया अगर मैंने 50 के दो यूज किए। अभी सेकंड क्या है कि अगर मैं 50 का सिर्फ एक यूज कर रहा हूं, तो कितना अमाउंट मेरा बच जाएगा? और 57 बच जाएगा। अब 57 में अगर मैं 10 रुपीज के 5 नोट यूज कर रहा हूं, 10 के 5 यूज कर रहा हूं, और फिर इसके साथ मुझे 7 रुपए और बच जाएंगे, तो उसमें मुझे 1 रुपीज के 7 यूज करने हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 10 के 4 यूज करूं, तब मुझे 1 के 17 यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर मैं अब मेरे पास क्या है? 50 का सिर्फ एक है। 50 का जब एक है मेरे पास, तो मेरे पास 57 रुपीज और ऐड कर दें, तो मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटी होगी, मैं 6 तरीके से मैं दे सकता हूँ 57 रुपीज यूजिंग 1 एंड 10 रुपीज का नोट। तो ये मेरे पास छह केस हो गए। फर्स्ट में मेरे पास कितना था? सिर्फ एक केस था, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे 6 है, तो मेरे पास टोटल 7 केस हो गए यहाँ तक। अभी क्या है कि मुझे 50 रुपीज का नोट नहीं यूज करना है, तो मुझे क्या 107 रुपीज पे करना है यूजिंग 1 एंड 10। 1 रुपए का सिक्का और 10 रुपए के नोट यूज करके 107 की पेमेंट करनी है, क्योंकि मैंने 50 रुपीज का नोट यूज नहीं करना। 2 बार कर दिया, 1 बार कर दिया, इस बार नहीं करना। और 3 बार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 3 का 50 बार यूज करूंगा, 50 का 3 बार यूज करूंगा, तो मेरे पास 150 बैठेगा, लेकिन मेरे को बिल कितना पेमेंट करना है? 107। अभी क्या है कि 107 यूजिंग 1 रुपीज एंड 10 रुपीज, तो इसमें 10 के कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, 100, और फिर जो 7 रुपीज की पेमेंट है वो मुझे कॉइन में करनी पड़ेगी 1 रुपए के। एक केस हो गया। इस तरीके से 10 की मैं 9 करूंगा, तो 1 के कितने करने पड़ेंगे मुझे? 70। इसी तरीके से 10 की अगर मैं एक भी ना करूं, तो 1 के कितने करने पड़ेंगे? 107। अभी मुझे इनका सम करना है। 10, 9, 8 इस तरीके से 0 तक गया। समेशन कैसे होता है? 10 माइनस 0 प्लस 1, कितना आया? 11।
तो 11 केस यहाँ पे आ गए मुझे, 7 मेरे पास पहले से, तो टोटल नंबर कितनी बार मैं 107 की पेमेंट कर सकता हूँ, कितने तरीके से कर सकता हूँ, 18 तरीके से कर सकता हूँ। तो आंसर आ गया इसके भी आसान तरीके से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और जब भी कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले हमें इस तरीके से हमारे जो माइंड में है सबसे पहले एक मैप बनना चाहिए कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से ये मैप एकदम से माइंड में आना चाहिए। अभी क्या कह रहा है कि ए ने स्टार्ट किया एक पॉइंट से, अपने हाउस से ए ने यहां से स्टार्ट किया और 20 मीटर किस साइड गया, ईस्ट की तरफ गया, मतलब वो ऐसे 20 मीटर गया। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे ए को किसने ज्वाइन किया, बी ने ज्वाइन किया, फिर दोनों 10 मीटर किस डायरेक्शन में गए, सेम डायरेक्शन में गए। सेम डायरेक्शन मतलब ईस्ट में जा रहे थे, फिर से 10 मीटर ईस्ट में गए। ठीक है, यहां पे आ गए। इसके बाद क्या है कि ए अपने लेफ्ट में जाता है और बी क्या राइट में जाता है। यहां से एक जो लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ होगा, मतलब ए ऊपर की तरफ गया और बी नीचे की तरफ जाएगा। तो ए कितना गया, 2 मीटर, और बी कहां पे गया, 8 मीटर। तो बी ऊपर की तरफ, ए ऊपर की तरफ जाता है 2 मीटर और बी 8 मीटर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, बी यहाँ पे है, अभी ए यहाँ पे। यहां तक हमने पूरी इंफॉर्मेशन क्या है नोट डाउन कर दी। इसके बाद क्या है कि अभी बी अपने लेफ्ट में जाता है और 4 मीटर चलता है, फिर क्या 5 मीटर अपने राइट में जाता है ऑफिस पहुंचने के लिए। अब जो बी यहाँ पे है, नीचे गया था राइट में, अब बी इस तरीके से खड़ा है, तो लेफ्ट क्या इस साइड होगा, राइट क्या इस साइड होगा। तो बी क्या है, लेफ्ट में गया कितना, 4 मीटर, अभी बी 4 मीटर इस साइड जाएगा, अपने लेफ्ट में जा रहा है, तो 4 मीटर हो गया। अब इसका राइट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, फिर से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मेरा राइट इस साइड होगा। अब बी क्या है, 4 मीटर के बाद 5 मीटर अपनी राइट साइड में जाता है, तो बी क्या है, नीचे आ गया, और 5 मीटर नीचे आने के बाद उसका ऑफिस आ गया यहाँ पे बी का। ठीक है, मतलब यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी हो गई। अभी ए के लिए कह रहा है कि ए टर्न राइट, अब ए ऊपर गया था, ऐसे जा रहा है, तो ए किस डायरेक्शन में जाता है, राइट में, और कितना चलता है, 12 मीटर। 12 मीटर जाने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंच गया। ये क्या ऑफिस किसका हो गया, ए का। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो ये है हमारे पास। पूछा क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिस, तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अभी क्या हम देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस पूछा गया है, शॉर्टेस्ट, और ए का ऑफिस ऊपर की तरफ है, बी का नीचे। तो अगर मैं इस तरीके से उनकी डिस्टेंस देखूं ऊपर से नीचे तक, तो कितना डिस्टेंस होगा, ये 2 मीटर ऊपर गया था। ठीक है, ये कितना नीचे आया, 8 मीटर, प्लस ये 5 मीटर नीचे आया, ऐसे। ठीक है, तो टोटल 13 + 2 15 मीटर का डिस्टेंस है ऊपर से नीचे की तरफ, 15 मीटर का डिस्टेंस होगा ऐसे। और ऐसे डिस्टेंस क्या होगा, इस तरीके से देखेंगे हम, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखें तो हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस है, ये 12 मीटर आगे गया, ये कितना आगे जाएगा, 4 मीटर आगे जाएगा। तो दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये कितना, 8 मीटर का हो गया, 8 मीटर का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे 8 मीटर आ गए। अभी क्या है मेरे पास, ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये डिस्टेंस जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज करता हूं, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना, 225। ठीक है, प्लस किसका स्क्वायर करेंगे हम, बेस का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर दैट इज 64, तो ये कितना आ गया 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो h इक्वल्स टू 17, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये 17 होगी, मतलब b यहाँ पे था, a यहाँ पे था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 17 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर क्या है, 17 मीटर। तो आंसर हमारा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, S1 और S2। टू स्टेटमेंट्स क्या है, गिवन है। S1 ये होगी, S2 ये होगी। तो S1 क्या है कि P और Q दो नंबर है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो अपने इटसेल्फ से डिवाइड होंगे या सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, दोनों से। मतलब अगर कोई नंबर है जैसे 7 है, तो 7 किस किस से डिवाइड होता है, या तो 1 से या 7 से। तो खुद से और 7 से, दोनों, मतलब खुद से या अपने आप, या एक से, इन दो से डिवाइड हो रहे हैं। कोई भी नंबर P अगर प्राइम है तो वो किस से डिवाइड होगा, 1 से या फिर P से, इन दोनों से डिवाइड होगा। तो अभी क्या गिवन थी कि P और Q दोनों कैसे प्राइम नंबर है। सेकंड इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है कि P प्लस Q क्या है, ऑड इंटीजर है। P प्लस कितना है, Q ऑड है। और कोई भी दो नंबर का सम ऑड कब होता है भाई,
कोई दो नंबर का अगर हम सम कर रहे हैं, अगर दोनों नंबर इवन होंगे तो उनका सम भी इवन आएगा, ठीक है। अगर दो नंबर ओड होंगे उनका सम करेंगे तब भी इवन आएगा। देखते हैं कैसे। मानो 7 क्या है, ओड है, 11 क्या है, ओड है, दोनों का सम क्या है 18, 18 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। दो नंबर का सम क्या है, अगर ओड होते दोनों नंबर तो इवन आएगा, दोनों इवन है तब भी इवन आएगा। अभी क्या है कि p प्लस q का सम क्या है, ओड है, तो इनमें से कोई एक इवन है और कोई एक ओड है। ये इंफॉर्मेशन हो गई, एक इंफॉर्मेशन आ गई। अभी क्वेश्चन क्या है हमारा कि इज पी क्यू एन ओड इंटीजर, तो क्या पी क्यू ओड इंटीजर होंगे। अब देखो यहां से सिंपल सी एक बात है कि दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मान लो यही 7 और 11 दोनों ओड है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 77, तो ओड का मल्टीप्लीकेशन ओड होता है। अगर हमारे पास इवन नंबर होते, कोई भी इवन नंबर है या मैं आपको एक बात बताऊं कि इवन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इवन आएगा। अगर मैं p एक इवन नंबर है उसे किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं, या तो ओड हो या इवन हो, तो अगर मैं p को q से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि p को मैंने q बार ऐड किया, ये लिख सकता हूं कि q बार मैंने p को ऐड किया, लिख सकता हूं ना ये चीज। और अगर इवन नंबर का सम इवन होता है तो p को मैं कितनी बार भी ऐड करूं इवन ही आएगा, तो p में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा। तो अगर किसी भी इवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा इवन आता है। अगर ये पी क्यू एक ओड इंटीजर है तो इसका मतलब इनमें से एक क्या है, इनमें से दोनों क्या है, ओड इंटीजर है। इनमें से p एंड q क्या है, ओड है दोनों, तभी ओड इंटीजर आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अभी हमारे पास p प्लस क्यू ओड इंटीजर आया तो इसका मतलब यहां से दोनों ओड नहीं थे, दोनों ओड नहीं थे, एक ओड था एक इवन था, तो ये पी क्यू क्या आएगा मेरे पास, इवन आएगा। तो ये ओड इंटीजर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। आ गया सिंपल आंसर, नहीं होगा। अभी इसने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से चार हमारे पास जो आंसर स्टेटमेंट गिवन है उनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो S1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। S1 स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि P और Q प्राइम है। अब प्राइम में तो 2 भी होता है ना, 2 क्या है, इवन है। तो अगर मेरे को ये P Q ओड बताना है, एक इवन आ गया तो ये इवन हो गया, और प्राइम में क्या है, 3 भी आता है, 3 7 भी आता है, तो ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ओड आएगा। तो पहले स्टेटमेंट से ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है पहले स्टेटमेंट से, ये ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से ये आंसर निकाल सकता हूं मैं, नहीं निकाल सकता। सेकंड से क्या है कि p प्लस क्यू एक ओड है, तो दोनों में से एक नंबर क्या है, ओड है मेरे पास। अब दोनों में से एक ओड है और पी क्यू ओड पूछा है, तो ये नहीं हो सकता कि एक इवन है, पी क्यू में से एक ओड है एक इवन है, और पी क्यू ओड पूछा गया है तो वो ओड नहीं है। अगर एक इवन है तो ये पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन भी इवन होगा। यहाँ पे देखा हमने कि अगर एक इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से करेंगे तो इवन आएगा, यहाँ से देखा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये फॉल्स बोल सकते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि S2 alone इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जो S2 स्टेटमेंट है इसी से हमारा आंसर आ गया, S1 से आंसर नहीं आ रहा है। और अगर ये बोथ S1 एंड S2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब अगर दोनों को S1 और S2 को देखें दोनों को तो आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि S2 से ही आ गया आंसर, तो S1 की हमें जरूरत ही नहीं है, और इवन S1 से तो आंसर आ भी नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। तो 2009 अगर मेरी एक ईयर है और इसका फर्स्ट जैन क्या है, मैं कोई भी डेट मान सकता हूँ, मान लो अगर मैंने कोई भी डे मान सकता हूँ, तो अगर मेरा ये मंडे है तो मुझे बताना है कि किस ईयर का फर्स्ट डे, दैट इज 1 जनवरी मंडे होगा, यही बताना है ना। इसने सेम कैलेंडर पूछा है, तो सेम कैलेंडर मतलब कि अगर मैं डे वाइज चलूं, फर्स्ट डे सेकंड डे, तो वो उसी वही दिन आना चाहिए, वही डे आना चाहिए। तो मतलब कि 1 जनवरी ऑफ एनी ईयर इज मंडे, यही बताना है ना हमें, तो ये बताना है। तो अगर मैं 2009 मेरे पास है और 2010 में दूं तो ये एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसका जो 1 जनवरी होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। फिर ऐसे ही मेरे पास 2011 में क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 2012 क्या है कि एक लीप ईयर होता है, एक डे एक्स्ट्रा होता है फेब में, एक डे एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक एक बढ़ रहा था तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आना चाहिए, लेकिन एक डे फेब में बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं नहीं यहाँ पे तो यही आएगा कि अब तक तो हम क्या फर्स्ट जैन देख रहे हैं, तो वेडनेसडे के बाद यहाँ पे तो थर्सडे आएगा, यहाँ पे थर्सडे आएगा। सिंस 2012 में एक डे एक्स्ट्रा है,
तो एक डे और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अब मेरे पास 2013 है, तो इसमें अब आना चाहिए था पैटर्न के हिसाब से थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे आना चाहिए था। लेकिन 2012 एक लीप ईयर है, एक डे एक्स्ट्रा होता है फैब में, 29 डेज होते हैं, तो यहाँ पे फ्राइडे ना होगी, क्या आएगा, सैटरडे आएगा। ठीक है, फिर 2014 में क्या आएगा, संडे आ गया। अभी क्या नेक्स्ट ईयर क्या 2015 जो होगा उसका फर्स्ट डे क्या होगा, मंडे होगा। और मेरे पास जो डे था 2009 में फर्स्ट जैन में, जो मैंने एज्यूम किया था, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट जैन 2009 का मंडे ही हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने एक असम्पशन ली कि एक असम्पशन किया कि इसको मंडे। अभी मुझे सेम कैलेंडर डे चाहिए, तो ऐसा कौन सा ईयर है जिसका फर्स्ट जैन क्या है, मंडे। तो कौन सा ईयर है, 2015। तो आंसर क्या है हमारा, 2015। ये तो पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, 2015। जब ये अपना बैच होगा प्रॉपर, प्रज्ञान आईएएस का सीसेट का जो बैच होगा, उसमें कैलेंडर का आपका सिंपल एक ट्रिक सिखाई जाएगी। उस एक ट्रिक से आप सारे कैलेंडर के क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब कि हमारे नोट्स इतने बल्कि नहीं होंगे, एक पेज मैक्सिमम कैलेंडर के ऊपर होगा, एक पेज सिंपल इंटरेस्ट, एक पेज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मतलब एक एक पेज में आप ये सारे टॉपिक क्या है कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास एक नंबर है 136, उसको किस में ऐड किया गया, 5b7 में। 136 को किस में ऐड किया गया, 5b7। ऐड करने के बाद इनका सम क्या आया, 7a3। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि अगर मैं 6 और 7 को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 3 आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, +1 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 + b कितना आ रहा है, a आ रहा है। 4 + b क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, अब 1 + 5 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आ रखा है, इसका मतलब एक यहाँ से भी एक्स्ट्रा आया। तो ये क्या था, 10 + a होगा। भाई अगर ये 12 13 14 इस तरीके से है, तो यहाँ पे 3 लिखा गया ना, एक इस साइड आ गया, एक इस साइड आ गया। अगर इन दोनों का सम 12 आया, या फिर कुछ भी 15 आ गया, 15 आया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा जाएगा, 1 इस साइड आ जाएगा। तो 15 को लिख सकता हूँ 10 + 5 लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो सम आया 10 + a आया, भाई तभी तो इस साइड एक कैरी गया। तो 4 + b कितना होगा मेरे पास, 10 + a होगा। एक इंफॉर्मेशन यहां से आ गई। फिर ये क्या कह रहा है कि हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि 7a3 एग्जैक्टली किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। मतलब कि 7a3 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी देखा था प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस पहले, कि 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड होने के लिए उन तीनों जो डिजिट है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इन तीनों डिजिट का सम क्या है, 10 + a, 7 + 3 10, 10 + a, ये किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। अब ये नंबर 10 से बड़ा है, इतना तो श्योर है। 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, 12 होता है, फिर 15, फिर 18, फिर 21, इस तरीके से। अब अगर, या फिर 24, ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। अब अगर 12 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 12 होना चाहिए, तो 12 होने के लिए हमारे पास 10 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। इस केस में a की वैल्यू 5, इसमें 8, इसमें 11, और फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू 2 5 8 11, a क्या है, सिर्फ एक इंटीजर है, सिंगल डिजिट इंटीजर है, तो a की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो ये सब पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो जाएगी। अभी a के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 5 8, 3 ऑप्शन है। ठीक है, अगर a की वैल्यू 2 है तो 10 + 2 दैट इज 12, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, आगे नहीं, 2 8 इस तरीके से हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 5 है तो ये 15 हो जाएगा, b कितना, 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब b 11 दैट इज 2 डिजिट इंटीजर, तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट होगी। b क्या है, सिंगल डिजिट इंटीजर है, तो ये इससे बाद में नहीं हो सकता। अगर 8 होगा तो 18, और b कितना 14, तो इसके बाद की जो भी वैल्यू होगी वो सब खत्म हो जाएगी। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8, a की वैल्यू कितनी आई, 2। तो आंसर में क्या पूछा गया है, ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो b की सिर्फ वो वैल्यू पूछी गई है जो पॉसिबल हो, तो वो कौन सी पॉसिबल है, b = 8। आंसर क्या, b 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक स्कूल में 60% जो स्टूडेंट्स है वो क्या, क्रिकेट खेलते हैं। फिर स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट दे प्लेस फुटबॉल, तो 60% क्या है कि क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो क्रिकेट नहीं खेलते
तो कितने क्रिकेट नहीं खेलते? 40%। तो वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर कहता है कि एवरी फुटबॉल प्लेयर दे हैज गॉट अ टू व्हीलर। तो जो भी फुटबॉल के प्लेयर है उनके पास क्या है? टू व्हीलर। हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि जो फुटबॉल खेलता है उसके पास टू व्हीलर है। ये नहीं पता कि क्रिकेट वाले के पास है या नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता। ये पक्की इंफॉर्मेशन है, जिस जो फुटबॉल खेलता है उसके पास टू व्हीलर। तो यहां तक हो गया। फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबाउट डाटा। तो ये जो डाटा गिवन था इससे क्या क्या कंक्लूजन आ सकता है? तो फर्स्ट कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। तो 60% के पास टू व्हीलर नहीं है। तो मतलब कि जो क्रिकेटर है इनके पास टू व्हीलर नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो अपने आप से तो हम नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। तो यहाँ ये जो पहली स्टेटमेंट है ये क्या गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना। नेक्स्ट है नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर। तो वो तो सेम बात वही होगी ना कि भाई क्रिकेटर के बारे में हमें नहीं पता कि उनके पास है नहीं है। तो इसका मतलब नो क्रिकेटर, अगर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है आपको कि किसी के पास भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फिर से सेम स्टेटमेंट पहले की जैसी है, तो ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो जो क्रिकेट के प्लेयर है वो फुटबॉल नहीं खेलते। ये तो गिवन है, ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये गिवन थी। अभी इसने क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। तो कैन नॉट को हमें अंडरलाइन करना है क्योंकि ये हमारे पास कीवर्ड, ये हमारे पास कीवर्ड था। अभी कैन नॉट, दो इन्फॉर्मेशन जो नहीं आ सकती वो कौन कौन सी थी? 1 एंड 2। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ईना वाज बोर्न 4 इयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। तो शादी के 4 साल बाद ईना का जन्म हुआ। हर मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हर फादर एंड 24 इयर्स ओल्डर देन ईना हु इज 13 इयर्स ओल्ड। अभी क्या ईना की एज क्या है? 13 साल। कितनी है? 13 इयर्स है। तो इसका मतलब उनकी शादी कब हुई थी? 4 साल पहले, मतलब 17। अभी उनकी शादी को 17 इयर्स हो गया। तो उसकी जो मदर की जो एज है वो कितनी है? 3 इयर्स यंगर देन हर फादर। जो उसके फादर की अगर एफ एज है तो उसकी मदर की एज क्या होगी? F-3। 3 साल कम, छोटी है। और 24 इयर्स ओल्डर देन ईना। ईना से कितनी बड़ी है? 24 इयर्स। 24 इयर्स बड़ी है। तो 24 इयर्स बड़ी है प्लस ईना की एज कितनी है? 13 इयर्स। तो उसकी मदर की कितनी एज होगी? 37। उसके फादर की कितनी एज होगी? 40। क्योंकि वो 3 साल एक्स ज्यादा है। और ईना के अभी 13 साल की ईना है, ईना से 24 साल वो बड़ी है, तो टोटल एज कितनी? 37। यही है ना इन्फॉर्मेशन। तो ये पूछ रहा है कि एट व्हाट एज डिड ईना फादर गेट मैरिज। तो उनकी मैरिज कितनी, ईना की जो फादर की है उसकी जो मैरिज हुई थी वो कितनी एज में हुई थी? अभी उसकी एज कितनी? 14। शादी कब, कितने साल पहले हुई थी? 17। तो 17 40 में से माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 23। तो उसके फादर की उस टाइम एज क्या थी? 23। तो आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, ये देखते हैं कि राकेश के पास अभी कुछ पैसे है और उस पैसे से वो 8 मोबाइल हैंडसेट खरीद सकता है। अभी मेरे पास जो पैसे है मैं उससे 8 मोबाइल खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्या है कि कंपनी ने कुछ डिस्काउंट दे दिया, अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट के बाद मैं सेम पैसे से अब कितने मोबाइल ले सकता हूँ? 10। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन थी कि अगर मोबाइल का कॉस्ट ₹C है, ₹C है अगर एक मोबाइल का कॉस्ट, तो मैं कितने मोबाइल खरीद सकता था? 8। ठीक है, अब ये मेरे पास टोटल पैसे है, इतने C×8 मेरे पास टोटल पैसे अभी है। अभी क्या होगा कि उसने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया X%, X% का डिस्काउंट दे दिया। X% का डिस्काउंट देने के बाद अब उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी कि किसी का X% क्या होता है? X/100 × C। इतना उसने डिस्काउंट दे दिया, कॉस्ट उसकी कितनी थी? C। तो C में से अगर मैं डिस्काउंट हटा दूं तो अब इसका प्राइस क्या है? इतना। ये प्राइस मोबाइल हैंडसेट का अब है। इस प्राइस में मैं कितने हैंडसेट खरीद सकता हूं? 10। ठीक है, और जो मेरे पास पहले पैसे इतने थे अब भी सेम ही है। दोनों भाई अमाउंट तो मेरे पास दोनों टाइम में सेम ही रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है? एक दूसरे के बराबर होगी नहीं होगी? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि C1 - X/100 × 10 = C×8। क्योंकि ये भी पहले पैसे थे और ये भी मेरे पास पैसे हैं, टोटल अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना दोनों केस में, सेम है। तो C से C हट सकता है। 1 - X/100 को मैं लिख सकता हूं 8/10। अब x को मैं उस साइड ले जाता हूं और 8 को इस साइड ले जाता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि X/100 = 2/10।
देख सकता हूं। तो x कितना आ गया मेरे पास, 20% आ गया। तो पूछा क्या था मेरे से, व्हाट वाज द डिस्काउंट दैट द रिटेलर ऑफर, तो डिस्काउंट कितने परसेंट था, 20%। आंसर आ गया। ये क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन दैट इज 40। तो अभी 100 बच्चे हैं मेरे पास, उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 40। और एवरेज कैसे निकाला जाता है कि 100 के 100 का समेसन, सबका सम अपॉन नंबर, टोटल कितने हैं मेरे पास, 100, ये होता है एवरेज। ये कितना है, 40। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि इट वाज फाउंड दैट, बाद में ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे, 53 थे, जो गलती से कितना 83 लिखे गए। अभी क्या है कि करेक्ट मार्क्स बताने हैं, कि इस वाले में जो हमने सम किया था वहां पे हमने 53 की जगह 83 कर दिया, तो हमारा एवरेज गलत आ गया। अभी क्या है कि 99 की तो सही है, अगर मैं लिखूं कि 99 प्लस मैं ऐड कर रहा हूं 83, भाई 99 का सम, 99 जो स्टूडेंट्स है उनका सम, प्लस जो 100 वा जिसका गलती हुआ उसका 83 अपॉन 100, ये कितना है मेरे पास, टोटल कितना आया था, 40, ये 40 आया था। तो मैं इन सब का सम अगर मैं निकाल रहा हूं, इसको 100 को मैं उस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो सम ऑफ 99, जो 99 स्टूडेंट्स हैं उनका सम कितना आएगा, 40 इंटू 100 माइनस 83, ये आ गया सम 99 का। अभी क्या है कि 99 का सम मुझे पता है, 100 वे का सम कितना है, 53, 100 वे के नंबर कितने हैं, 53। मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, एवरेज क्या होता है, सभी का सम, 100 के 100 स्टूडेंट्स का सम। 99 का सम कितना था, 4000 माइनस 83, ये 99 का सम है। 99 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उन सबका सम कितना है, ये प्लस जो 100 वा स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 53। एवरेज कैसे निकलता है, इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से, 100 से करता है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एवरेज। तो कितना आएगा ये, 83 में 53 माइनस करूंगा, मेरे पास कितना 30 आएगा। तो 4000 अपॉन 100 माइनस 30 अपॉन 100, तो इसको मैं लिख सकता हूं 40 माइनस 0.3, तो ये आ गया 39.7। तो अब जो उसका जो एक्चुअल में एवरेज था वो कितना था, 39.7 था। आया कितना था, 40। 40 क्यों आया था, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट के 53 मार्क्स थे, लेकिन उसकी जगह पे किसी ने जो ऐड कर रहा था उसने 83 लिख दिया, तो मतलब गलती क्या की, 30 नंबर की गलती की थी। 30 नंबर की गलती कितने स्टूडेंट्स में की थी, 100 में। अगर मैं 30 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो सभी स्टूडेंट्स के एवरेज में कितने मार्क्स बढ़ गए, 0.3। तो टोटल का एवरेज कितना कम हो जाएगा, 0.3, 40 से कम हो जाएगा। तो अब नया एवरेज कितना है, 40 माइनस 0.3, दैट इज 39.7। तो नया आंसर क्या है, ठीक है। अभी मेरे पास एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो इसे एक सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस में हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन का हर बार एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा हर पेपर में, सी सेट का पेपर हो या एसएससी का पेपर हो, तो हर पेपर में क्या है कि एक दो क्वेश्चन तो कम से कम पूछा जाएगा। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन के लिए तो हमेशा तैयार रहना है। और ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान, सबसे कम टाइमिंग में होने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो आपको करना ही करना है। तो करने से पहले हम कुछ पैटर्न देखेंगे। पैटर्न इसमें दो तीन टाइप के हो सकते हैं, मतलब सिंगल लेवल का हो सकता है, डबल का लेयरिंग बनती है तो सिंगल लेयर, सेकंड, थर्ड ऐसे हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड लेयर के पूछे जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 132, 129, फिर 124, 117, 106, 93 और इसके बाद एक्स बताना। तो इन दोनों में कुछ पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि ये इससे 3 माइनस हो गया है, फिर इन दोनों में क्या है, ये 5 माइनस हो गया है, फिर ये 7 माइनस हो गया है, फिर इन दोनों में क्या है, -11, और इसमें क्या है, -13। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन तीनों को देखूं तो 2 2 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था, फिर 11, फिर 13, 9 मिसिंग। फिर कुछ और मेरे को समझ में आ रहा है, 3 5 7 11 13 को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 11 13 सारे के सारे प्राइम नंबर है, और सारे के सारे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, मतलब एक साथ प्राइम नंबर चल रहे हैं। 3 5 7 11 13, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17 आता है। 17 के बाद कौन सा आता है, 19 आता है। 19 के बाद 23 आता है। तो प्राइम नंबर ऐसे चलते हैं। तो अब जब 13 तक आ चुके हैं माइनस करते टाइम, तो इसमें माइनस किसको करेंगे, हम 17 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 17। अगर मैं 93 से 17 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 76 आएगा। तो आंसर क्या है कि x की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए, 76 आनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था ये भी, बस सिर्फ पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है।
कि अगर माइनस हो रहा है तो कैसे माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। माइनस करने में भी ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे 2 माइनस हुआ, यहाँ पे 4 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, ऐसे हो सकता था। या फिर स्क्वायर माइनस हो रहा, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 2 का 8 हो गया, फिर 16 हो गया, इस तरीके से हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती है। तो इसमें कौन सी सीक्वेंस बन रखी थी कि जो नंबर माइनस हो रहे हैं वो सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वॉल पे क्लॉक है। तो क्लॉक में क्या है कि हर 24 आवर्स के बाद उसमें 10 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा दिखाई जाती है। तो मतलब अगर मैं अभी टाइम कुछ है और उसके 24 आवर्स के बाद वहां पे टाइम देखूं, तो मुझे वो जो क्लॉक है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दिखाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 24 आवर्स में कितना मिनट होती है, 24 आवर्स में कितनी मिनट होगी, 24 इंटू 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो 24 इंटू 60 कितना हो गया, 1440। तो इतनी मिनट होगी 24 आवर्स में। अगर मैं इतनी मिनट में इतना मिनट अगर उसने टाइम दिया तो वो कितना टाइम दिखाएगी, 1440 प्लस 10 मिनट, क्योंकि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रही है। ठीक है, अभी अगर, अच्छा एक सिंपल सी बात है, अगर क्लॉक में इतना टाइम है तो एक्चुअल में टाइम कितना है भाई, इतना टाइम वो दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा होगा, 1440। क्यों, क्योंकि 10 मिनट वो एक्स्ट्रा दिखा रही है। इतने मिनट्स के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा दिखाया। मतलब अगर इतना टाइम वो दिखा रही है 1450, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में टाइम कितना हुआ होगा, 1440। मतलब कि अगर वो 1 मिनट दिखा रही है तो इतने में 1450 में उसने इतना इतना एक्चुअल टाइम। अगर वो 1 मिनट दिखा रही है, यहाँ पे इतना दिखाया, तो एक्चुअल में कितना, इतना है। अगर 1 मिनट दिखा रही है अभी वो क्लॉक, तो वहां पे एक्चुअल में टाइम कितना है, 1440/1450। ठीक है, एक्चुअल में टाइम ये होगा। सेकंड क्या कह रहा है ये, कि अभी जो क्लॉक का जो अभी टाइम है वो है 8 बज के, सुबह के 8 बज रखे हैं, मंडे का डे क्या है, मंडे, और टाइम क्या है 8। एक इंफॉर्मेशन ही होगी। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि अभी क्लॉक क्या, मतलब जो क्लॉक है 6 बजे शाम के टाइम वेडनेसडे को, टाइम ये शो कर रही है 6 PM शो कर रही है वेडनेसडे को। तो एक्चुअल में टाइम कितना हुआ होगा, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम। तो अभी वो उसने टाइम कितना दिखा रखा है, 6 PM वेडनेसडे, मतलब कि मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल टाइम देखते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब 48 आवर्स डायरेक्टली, प्लस 8 के बाद 6 PM तक 10 आवर्स मोर। तो अभी क्या है, 58 आवर वो शो कर रहा है। 58 आवर का मतलब इतना टाइम हो रहा है, तो ये वो शो कर रहा है। एक्चुअल में टाइम कितना है, एक्चुअल में तो टाइम कम हो रहा होगा। अभी 58 आवर्स में कितने मिनट्स होती है, इतना मिनट अभी उसने शो किया है। 1 मिनट में अगर वो 1 मिनट शो करती है तब टाइम क्या होता है, इतना। अगर इतने मिनट शो कर रही है तो टाइम कितना होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, जब उसने टाइम इतना शो किया, एक्चुअल में टाइम कितना है, 3456, मतलब कि 3456 मिनट्स, इतने मिनट्स हो गई है। सो कितने मिनट्स कर रहा है, 3480 मिनट्स हो कर रहा है। एक्चुअल में है कितना, इतना। तो अभी मुझे बताना है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, एक्चुअल में टाइम कितना है। अभी इतना मिनट वो शो कर रहा है, तो इतने मिनट्स को मैं घंटे में कन्वर्ट करता हूँ, आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। 1 मिनट में 60 मिनट्स में क्या 1 घंटा होता है, तो इतने मिनट में कितने घंटे हो गए, 60 से डिवाइड कर देंगे सिंपल, ये कितना आएगा 57.6। इसको डिवाइड करने के बाद अभी 57.6 आया, तो 57, तो इतने तो हो गए घंटे, इतने आर हो गए। अभी 0.6 में, 1.6 आर में कितना मिनट्स होती है, तो 0.6 में 1 घंटे में कितनी, 60 मिनट्स। तो 0.6 घंटे में कितने मिनट हो गए, इंटू 60। तो इतने घंटे हो गए और 36 मिनट हो गए। ठीक है, अभी 8 बजे सुबह के टाइम के बाद 57 आवर किस टाइम तक होगा, 57 आवर देखना हमें, और 57 आवर के बाद प्लस 36 मिनट और एक्स्ट्रा है। तो 8 बजे के बाद मैं अगर टाइम देखूं वेडनेसडे में, तो ये क्या शो करेगा हमें, 5:36 PM। तो ये शो करेगा 5:36 PM। एक्चुअल में उस टाइम वो शो कर रहा था 6 PM, लेकिन जो एक्चुअल टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था, वो था 5:36 PM। तो आंसर क्या है इसका, 5:36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर।
तो न्यूमरेटर क्या होता है, जो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हो, और डिनोमिनेटर होता है जो नीचे लिखा हो। तो अभी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। अभी ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इंक्रीज किया गया है सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से, एक सेम नंबर से जो कि 0 से बड़ा है। भाई अगर 0 ऐड करूंगा ऊपर नीचे में तो फिर सेम फ्रैक्शन रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है 0 ऐड करने का। तो अभी क्या हमने जो नंबर ऐड किया है वो पॉजिटिव नंबर है, और वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है और 0 नहीं है। तो फिर अभी क्या बताना है कि जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन बनेगा, अभी जो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन के आएगा उस नंबर को ऐड करने के बाद, तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा इस फ्रैक्शन से। तो इसमें ना अभी मैं आपको दो केस दिखाता हूं। दो केस कैसे, कि एक केस में ऊपर क्या है कि 4 हो गया और नीचे हो गया 5। ये एक फ्रैक्शन है, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.8 आ गया। अभी क्या है कि अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, तो मैं ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए, कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होना आसान होता है, तो 10 नीचे करने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड। अब नीचे 5 ऐड किया तो ऊपर भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो नया फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, 9/10, मतलब कि 0.9। तो इनिशियली मेरे पास जो फ्रैक्शन था वो कितना था, 0.8, अब कितना हो गया, 0.9। तो ये बढ़ गया या घट गया। तो केस 1 जो हमने देखा, केस 1 कि ये इंक्रीज हो गया फ्रैक्शन, और इंक्रीज किस केस में हुआ, जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है। एन क्या है, डेनोमिनेटर से छोटा है, उस केस में क्या, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस में बताता हूं आपको, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डेनोमिनेटर से। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं कि यहां पे अगर मेरे पास 4/2 है, तो ये क्या आएगा, मेरे पास 2 आ गया। अब फिर से डिवाइड करना आसान 10 से होता है, तो फिर मैं इसको 10 करने के लिए ऊपर नीचे 8 ऐड कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या है, 12/10। ये कितना है, 1.2। इनिशियल फ्रैक्शन कितना था, 2 था। अभी जो मेरे पास बन गया फ्रैक्शन वो कितना है, 1.2। तो ये 2 बड़ा है या 1.2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है 2 बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन घट गया या बढ़ गया, ये घट गया। घटा किस केस में, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डेनोमिनेटर से। तो मैंने इस क्वेश्चन में दो केस देखी, n/d में न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में दो केस देखे। तो क्या मैं कह सकता हूं डेफिनेटली कि ये बढ़ेगा, नहीं कह सकता, क्योंकि इस केस में घट गया। और क्या मैं ये कह सकता हूं डेफिनेटली कि ये घटेगा, नहीं कह सकता, क्योंकि इस केस में बढ़ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, कि नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेट। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अब की बात ठीक था ना। ठीक है, फिर से एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं कि इस सीक्वेंस में हमारा क्या पैटर्न बन के आ रहा है। तो फर्स्ट क्या है कि हमारे पास 4 आया, सेकंड है 196, फिर 16, 144, 36, 100, 64, और यहाँ पे है x। तो ये हमें बताना है कि यहाँ पे क्या डिजिट आएगी या क्या नंबर आएगा। तो अगर मैं, मैथ्स की अच्छी मेरी प्रैक्टिस है, मैंने अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो इनको देख के मुझे एक बात तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगी कि ये सारे नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है। 2 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 196 14 का, 16 4 का, ये 12 का, 6 10 8। अभी क्या है कि यहाँ पे 2 है, फिर 14 एकदम से बढ़ गया, फिर घट गया 4, फिर 12, इस तरीके से जा रहा है कुछ। मतलब कि अगर एक पैटर्न तो ये भी बन सकता है कि ये दो दो बढ़ के आ रहे हैं, दो दो इंक्रीज हो रहा है ना भाई, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे हो रहा है। और अगर मैं ऐसे देखूं कि 14 के बाद 12, तो मतलब 2 माइनस हो रहा है एक सीक्वेंस में, या दो सीरीज एक साथ चल रही है। तो पहली सीरीज में क्या है कि दो दो बढ़ रहा है, जो दूसरी सीरीज है उसमें दो दो घट रहा है। 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, तो यहाँ पे 8 का 8 आना चाहिए। तो x की जगह क्या आना चाहिए, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 64। तो x को क्या रिप्लेस कर रहा है, 64 रिप्लेस कर रहा है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन। सीक्वेंस के क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बस क्या है कि आपको एक बार लिख के ना पैटर्न समझना है। अब दो, इसने दो सीक्वेंस एक साथ दे रखी है, तो दो सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करनी। पहली चीज है कि अगर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो प्रैक्टिस कर रखी है तो इसमें डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सारे नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हो नीचे कि किस किस नंबर के स्क्वायर। अब आपने लिखा कि 2 14 4 12 6 10 8,
इस तरीके से लिखा। अब क्या है कि सीधा सीधा देख के समझ में आ रहा है कि जो एक अल्टरनेटिव नंबर है 2 के बाद जो 14 के बाद जो 4 है, तो कहीं ना कहीं 2 के बाद 4 2 बढ़ा, फिर 4 के बाद 6 फिर से 2 बढ़ गया, फिर ऐसे। तो ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है देखते ही। तो क्वेश्चन आसान है ये भी, कि अब तक हमने देखा कि अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि वो करने में कोई डिफिकल्टी हो या ना समझ आए हो, सारे क्वेश्चन बेसिक है। तो अगर सारे क्वेश्चन बेसिक है, आसानी से हो रहे हैं, तो सी सेट का पेपर टफ कैसे है? वो टफ देखो क्या है कि जीएस की कट ऑफ नीचे जा रही है, तो कहीं ना कहीं सी सेट में बच्चे रह रहे हैं। अगर सी सेट में बच्चे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। अब क्या है कि अगर सी सेट में गलती कर रहे हैं और सी सेट का पेपर सब लोग टफ बता रहे हैं, तो उसका टफ का बताने का रीजन क्या हो गया कि यूपीएससी में जो भी सी सेट के टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं, उनका सी सेट उनका यूपीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आइदर वो एसएससी के टीचर है या फिर जीमेट वगैरह के टीचर है, तो यूपीएससी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें यूपीएससी का प्रॉपर पैटर्न नहीं पता कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर वो आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको, पहले क्या होता था कि एक चैप्टर है, कोई भी एक नंबर सिस्टम हो गया या कोई दूसरा चैप्टर हो गया, उनकी एक एक क्लास होती थी या 10-10 क्लास होती थी। अभी पैटर्न चेंज, मतलब जब से ये कह रहे कि डिफिकल्टी हो गया, तब से क्या उन्होंने अपने नोट्स को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बल्कि कर दिया। अब बल्कि इतना कर दिया कि बच्चों को इतना ज्यादा पढ़ना है। अब इतना ज्यादा कोई पढ़ेगा ज्यादा, मतलब इतना पढ़ने में अगर काम चल रहा था, अब वो इतना पढ़ेगा, इतना पढ़ के वो इतना नहीं निकाल पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो डिफिकल्टी क्यों है? क्योंकि रट्टाफिकेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक्स की। बाकी क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि हमें कितना आसान क्वेश्चन है और कितने कम टाइम में ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सीता और गीता स्विम करने जाते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर आज 1 जनवरी है, इसने गिवन है कि 1 जनवरी को दोनों एक साथ स्विमिंग करने जाते हैं। तो आज अगर 1 जनवरी है और दोनों गए, आज सीता भी गई और गीता भी गई, तो सीता क्या जाएगी, अब कब जाएगी? 2 दिन के बाद जाएगी, मतलब कि 2 दिन छोड़ के जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 4 को जाएगी। एक तरीके से हर तीसरे दिन जा रही है, थर्ड डे जा रही है। ऐसी गीता क्या है, 3 दिन छोड़ के जा रही है, तो 3 दिन अब जा रही है। तो ये क्या है, 5th ऑफ जनवरी को जा रही है। तो ये कितने दिन पे, हर कितने कौन से दिन पे जा रही है? 4th डे पे। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार कराया है, एक सर्कल वाला भी कराया था और ऐसे मैं 3-4 बार करा चुका। तो अब 3 और 4 का ऐसे में समझाता कि ऐसा नंबर बताना है कि फिर से वो सेम डे पे जाए। अब सेम डे पे दोनों जा रहे हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं ये 3 दिन के बाद जा रही है, तीसरे दिन जा रही है और ये चौथे दिन जा रही है, और आखिरी में दोनों क्या है, सेम डे पे दोनों एक मिलना है, दोनों को एक दिन। अब जितना भी वो नंबर होगा, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और मिनिमम बताना है, तो मिनिमम 3 से और 4 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है? 3 और 4 का एलसीएम। क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन वही है कि लोएस्ट नंबर वो बताना है जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता हो, दोनों जिसके जिसके दोनों मल्टीपल। ठीक है, अभी क्या मैं एक चीज देखी कि इस दिन ये दोनों मिलेंगे, दोनों मीट करेंगे, कोई भी nth डे है। तो अगर ये हर तीसरे तीसरे दिन जा रही है इस तरीके से, थर्ड डे करके जा रही है, तो ये नंबर इसका मल्टीपल होगा, ये जो नंबर होगा, होगा नहीं होगा? ऐसे ही 4th का भी होगा। और 3 और 4 दोनों का एलसीएम क्या है मेरे पास? 12। ठीक है, अगर वो फर्स्ट को गए, तो फर्स्ट के बाद जो 12th डे होगा वो कौन सा होगा? 13th होगा। तो 13 जनवरी को दोनों क्या है, 13 जनवरी को दोनों फिर से स्विमिंग करेंगे एक साथ। तो आंसर क्या है हमारा? 13 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड 3 कंटेस्टेंट है, एक रेस है 1000 मीटर की। तो अभी क्या एज्यूम करना है कि तीनों की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है पर डिफरेंट है तीनों की। एक्स ने वाई को स्टार्ट दिया 40 मीटर का, अगर उसी रेस में एक्स 1000 मीटर कंप्लीट कर रहा है, एक्स ने कितना कंप्लीट किया? 1000 मीटर। तो वाई ने कितना डिस्टेंस किया होगा? 960 मीटर। ठीक है, और उसी रेस में एक्स गिव्स जेड अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर। तो एक्स ने जेड को कितना स्टार्ट दिया? 64 मीटर का। तो जेड ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 936। 1000 माइनस 64 और 1000 माइनस 40, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब ये कह रहा है कि इफ वाई एंड जेड वर टू कम्पीट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। अब इस डाटा से अगर वाई और जेड, इस डाटा को देखे, अगर वाई और जेड कंपीट करे उसी रेस में 1000 मीटर में, तो बताना है कि वाई जेड को कितना स्टार्ट देगा।
भाई एक्स के कंपैरिजन में ये आया और इसी एक्स के कंपैरिजन में ये आया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि जब 960 डिस्टेंस कवर करेगा वाई, तो जेड कितना करेगा, 936 करेगा। ठीक है, अगर y 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो z कितना करेगा, 960 करेगा। मतलब अगर ये 1 मीटर कर रहा है y, तो z कितना कर जाएगा, 936 अपॉन 960, उसी स्पीड से। ठीक है, अभी क्या y ने 1000 मीटर कंप्लीट किया, तो y ने अगर 1000 मीटर कंप्लीट कर दिया अपना, तो z कितना कर देगा, 936 अपॉन 960 इंटू 1000। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 975। तो जेड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 975 मीटर। 975 जेड ने कवर कर लिया, तो वाई ने 1000 मीटर कवर किया, जेड ने किया 975। उसी सेम, दोनों की स्पीड दोनों की डिफरेंट थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो जेड जेड कितना, कितने मीटर की स्टार्ट, वाई कितनी मीटर की स्टार्ट दे रहा है जेड को, भाई 1000 होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं 25 मीटर की स्टार्ट दी है। 1000 माइनस 975, 25 मीटर। तो अभी पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विद वाई गिव्स टू जेड, तो आंसर क्या है इसका, 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर आ गया हमारे पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या करें कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, तो गिवन इक्वेशन क्या है, हमें x क्या है, बड़ा है किससे, 25 से, या 25 के बराबर है, और y क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो y इज लेस देन और इक्वल टू 40। मेरे पास दो दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकंड। अभी क्या है, इसमें हमें क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि x इज ग्रेटर देन y, x क्या है, y से बड़ा है। अगर x 25 से बड़ा है और 25 के बराबर भी हो सकता है, और y 40 से छोटा है और बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो x y से बड़ा मतलब कैसे, हमें हमेशा कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू अगर मैं 25 ही दे रहा हूँ और y की मैं 40 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तो y बड़ा हो गया x से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्योरली गलत गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। सेकंड क्या आ रहा है कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स, y कितना है, 40, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और x की मिनिमम होगी, तब इसकी y माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, कि भाई इससे बड़ा y माइनस एक्स नहीं हो सकता। तो y की मैक्सिमम क्या है, 40। ठीक है, x की मिनिमम क्या है, 25। तो ये आ गया हमारे पास 15, कि y माइनस एक्स 15 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे हमेशा या तो इसके बराबर या इससे छोटा होगा। तो ये y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल और इक्वल टू 15, तो ये स्टेटमेंट यहां से जस्टिफाइड है। तो आंसर फिर ये हो गया डायरेक्टली, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2002, कोई डेट है हमारे पास, 2002 ईयर है, मीनू की एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। तो उस टाइम 2002 में मीनू की जो एज थी वो कितनी थी, 1/3 थी एज ऑफ मीरा। अगर मीरा की एज में एम आर लिख दूं और मीनू की एम यू लिख दूं, तो मीनू की एज कितनी थी, 1/3 ऑफ मीरा। ठीक है, फिर कह रहा है कि वेयर एज इन 2010, अभी क्या है, 2010, कितने ईयर एक्स्ट्रा हो गए, 8 ईयर, 8 ईयर बढ़ गए। अब मीनू की एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। अब मीनू की एज क्या है, उस टाइम जो मीनू की एज थी प्लस कितना, कितने ईयर ऐड हो गए, 8 ईयर। ठीक है, अभी इतनी एज है, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ एज ऑफ मीरा। मीरा की क्या है, एम आर प्लस 8। भाई 8 साल बड़ी तो वो भी हो गई ना 8 साल बाद। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। तो एम यू किसके बराबर है, एम आर के वन, अब एम आर के 1/3। तो एम यू की जगह लिख सकता हूं एम आर अपॉन 3, एम आर अपॉन 3। हमसे पूछा क्या गया है कि मीनू, मीनू का ईयर ऑफ बर्थ क्या है, तो मीनू की एज क्या है। तो अगर मीनू की पूछी है तो एम आर को मैं लिख सकता हूँ 3 MU, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि एम आर अगर मैं एम यू पुट करूंगा तो मुझे फाइनली वैल्यू मिल जाएगी एम यू। एम यू क्या है, एज ऑफ मीनू। तो एम आर क्या होगा मेरे पास इस इक्वेशन से, 3 MU। आगे मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूंगा इसको, तो एम यू प्लस 8 इक्वल्स टू, ठीक है,
तो मेरे पास mu की वैल्यू होगी 8। mu क्या था, एज ऑफ मीनू। तो मीनू की एज 2002 में कितनी थी, 8 ईयर। मतलब कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2002 माइनस 8, दैट इज 1994। तो उसकी ईयर ऑफ बर्थ क्या है, 1994। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, राकेश और राजेश है, उन्होंने क्या है 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदी दोनों ने मिलके। राकेश ने स्पेंड किए 1300 रुपीज और राजेश ने कितना स्पेंड किया, 1500 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो उन्होंने स्पेंड किया वो कितना है, 1300 प्लस 1500, दैट इज कितना हो गया, 2800। तो इतना हो गया टोटल अमाउंट जो उन्होंने स्पेंड किया। अभी क्या है कि रैकेट की जो कॉस्ट है वो 3 टाइम्स ऑफ बॉल डस। तो जो बॉल की जो प्राइस है, रैकेट की प्राइस 3 गुना है बॉल की प्राइस के। ये इंफॉर्मेशन गिवन कि अगर बॉल की प्राइस बी है तो रैकेट की प्राइस क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ बॉल। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी उन्होंने क्या किया कि 10 बॉल और 10 रैकेट परचेज किए, कितने अमाउंट के, 2800। भाई 10, अगर एक बॉल की प्राइस थी बी तो 10 की कितनी होगी, 10 बी। ऐसी 10 रैकेट की 10 आर, दोनों का कंबाइंड कितना, 2800। ये टोटल आ गया कॉस्ट मेरे पास। ये सेम इक्वेशन गिवन थी, हमने वही इंफॉर्मेशन यूज करके ये इक्वेशन बनाई है। अभी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, आर इक्वल टू 3b। बताना क्या है, प्राइस ऑफ रैकेट बताना है। तो रैकेट का प्राइस बताना है तो मैं इसमें से बॉल का प्राइस हटाना पड़ेगा मुझे। तो बॉल का प्राइस क्या हो गया यहां से, रैकेट अपॉन 3, यहां से मैं उठा सकता हूं। इसमें मैं पुट कर दिया सिंपल कि 10 इंटू रैकेट अपॉन 3 प्लस 10 आर इक्वल्स टू 2800। आ गया। तो ये क्या होगा मेरे पास, 40 आर इक्वल्स टू 3 इंटू 2800। तो आर क्या आ गया मेरे पास, 210। तो आंसर क्या है, 210 रुपीज। अभी रैकेट का प्राइस कितना है, 210। अगर इसी ने पूछा होता कि बॉल का प्राइस कितना है, तो बॉल का प्राइस क्या है, रैकेट के प्राइस के अपॉन 3, दैट इज 210 अपॉन 3, तो कितना, 70 रुपीज। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इन ए कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट, तो हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 100 है। तो ये गिवन है कि हमारे पास 100 टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। फिर कहता है कि 70 आर इंडियंस, तो इसमें से 70 क्या है, इंडियंस है। टोटल में से इंडियंस कितने हैं, 70। फिर कह रहा है कि 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन। इस 100 में से 60 क्या है, वेजिटेरियन है। ठीक है, तो यहीं से हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर 60 वेजिटेरियन है तो नॉन वेज कितने होंगे, 40 क्या नॉन वेजिटेरियन होंगे। और अगर 70 इंडियंस है तो 30 क्या होंगे, नॉन नॉन इंडियंस होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें अभी गिवन थी। अभी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अभी हमारे पास दो स्टेटमेंट और गिवन है, तो इन दोनों में से बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो पहले स्टेटमेंट क्या है कि एट लीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, कि कम से कम 30 इंडियन पार्टिसिपेंट क्या होंगे, वेजिटेरियन होंगे। मेरे पास 40 क्या है, नॉन वेजिटेरियन। 40 पीपल्स क्या है, नॉन वेजिटेरियन। तो हो सकता है कि वो 40 के 40 इंडियंस हो सकता है, या फिर 40 से कम इंडियन हो, क्योंकि ये 40 डिवाइडेड है इन 70 और 30 में, इनमें डिवाइडेड है। एक केस ये बनता है कि मैक्सिम, अगर हमें क्या पूछा है कि कम से कम 30 इंडियंस क्या है, वेजिटेरियन है, 30 कम से कम, तो इसमें से मैक्सिमम माइनस करना है। अभी हम एक चीज देखी थी ना हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में कि x माइनस वाई की अगर मेरे को सब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे ये मिनिमम करना होगा और ये मैक्सिमम करना होगा, यही केस था ना। अभी ये कितना है मेरे पास, x क्या है, 70, ये गिवन है, गिवन है। और इसमें से माइनस करना है y, तो मतलब नॉन वेजिटेरियन माइनस करने हैं। नॉन वेजिटेरियन मैक्सिमम कितने हैं, 40। ये 14 दोनों में हो सकता है। एक केस जिसमें ये सारे के सारे इंडियन हो, ये सारे के सारे 40 नॉन वेज क्या इंडियंस हो, ये केस माइनस कर सकता हूं क्योंकि ये मैक्सिमम है। भाई 40 से कम ही कम होंगे, ये 40 से अगर एक भी नॉन इंडियन नॉन वेज है तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, या फिर 2 है या 30 की 30 नॉन इंडियन है जो वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैक्सिमम 40 के 40 नॉन वेज हो इंडियंस, तो मैं 40 माइनस कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30। तो 30 इंडियंस क्या वेजिटेरियन होंगे कम से कम, इससे ज्यादा ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट
आर वेजिटेरियन। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन। तो इंडियन पार्टिसिपेंट कम से कम जो नॉन वेजिटेरियन है कम से कम 10 है। अब टोटल नॉन वेजिटेरियन मेरे पास कितने हैं, कम से ज्यादा 60 है। अब 60 वेजिटेरियन है और 60 डिवाइडेड है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम 30 लोगों तक हो सकता है और यहाँ पे 60 के 60 मैक्सिमम हो सकता है। तो कम से कम बताना है, एटलीस्ट बताना है कम से कम। टोटल कितने थे मेरे पास 70 माइनस मैक्सिमम केस जिसमें जो वेजिटेरियन मैक्सिमम केस कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू मुझे कम से कम बतानी है। तो कम से कम के लिए ये कम और ये ज्यादा, सेम कंसेप्ट वही इस बार फिर से यूज हुआ है। तो ये मैक्सिमम कितना है 60, कि मैंने एक केस मान लिया कि ये 60 के 60 है इंडियंस है वेजिटेरियन, तो मेरे पास 10 आया। तो ये 10 क्या है, मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, नॉन वेजिटेरियन, कि भाई कम से कम 10 तो इंडियन नॉन वेजिटेरियन है ही, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट ये क्या सही हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों में से बोथ 1 and 2 होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमने अभी सोल्व की तो दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि सिंपल आपको एक लॉजिक देखना है कि क्वेश्चन आपने समझा, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड कि अभी मेरे जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें देखना है कि एटलीस्ट या लेस देन, या मतलब मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। तो एटलीस्ट कम से कम कह रहा है कि मिनिमम कह रहा है, मिनिमम कितने वेजिटेरियन है, इंडियन पार्टिसिपेंट। टोटल इंडियन पार्टिसिपेंट गिवन थे हमें, नॉन इंडियन भी गिवन थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन गिवन थे। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वहीं से आंसर आया इसका, वहीं से आंसर आया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, कि अगर हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो आंसर आ गया। इसमें कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं लग रही है, नहीं लग रही ना, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्कूल के सभी स्टूडेंट को क्या असाइन किया गया, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में क्या है, हर जो सिटीजन होता है या नॉन सिटीजन होता है सभी को एक यूआईडी नंबर दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ऐसे ही एक स्कूल है, वहां के जितने बच्चे हैं उन सबको एक एक नंबर दिया गया। और जो भी फुटबॉल खेलता है, जितने प्लेयर क्या फुटबॉल खेलते हैं, उनको क्या नंबर मिला, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो उनको फुटबॉल प्लेयर बोल देंगे। किससे, तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये याद रखना है। सेकंड कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलते हैं उन क्रिकेटर का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो किससे डिवाइड होता है, 6 से। फिर एक चीज और कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो 6 क्या है, प्राइम नंबर, 6 क्या कंपोजिट नंबर है, दो प्राइम नंबर का, 2 और 3, तो मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो जो भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। फिर अभी हमें क्या है कि क्या बता रहा है कि नंबर कहां से कहां तक गिवन है, 1 से 100 तक स्टूडेंट्स को नंबर गिवन है, 1 से 100 तक नंबर गिवन है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। अभी बताना है कि कितने लोग जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो दोनों का बताना है। मतलब कोई नंबर, जो भी नंबर है यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई नंबर आया तो वो 4 से भी डिवाइड होगा और वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो कोई भी नंबर 4 और 6 से अगर डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं 4 और 6 का मल्टीपल होगा, 4 और 6 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड होता हो तो वो क्या होता है, एलसीएम होता है दो नंबर का, मतलब 4 और 6 का एलसीएम होगा। ये सबसे छोटा नंबर आएगा मेरे पास, ये जो सबसे छोटा नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। मतलब एलसीएम निकालना सिखा देता हूं एक बार, कि मानो यहाँ पे 4 है 6 है, तो 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे आ गया 3। अभी 2 से क्या डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया तो मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचा 3, तो अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। एंड में जब 1 1 आ जाएगा तब हम कुछ नहीं करेंगे, और जितने भी नंबर यहाँ पे होंगे उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या आ गया मेरे पास, तो एलसीएम क्या है इसका, 4 और 6 का 12। अब 12 क्या है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 4 से और 6 से डिवाइड होता है। तो ये जो 12 जो जिसका नंबर जो यूआईडी नंबर 12 होगा वो क्रिकेट भी खेलता है, वो फुटबॉल भी खेलता है, सबसे छोटा नंबर। फिर 12 के बाद अब हम 12 के मल्टीपल देखेंगे कि भाई 12 एक नंबर हो गया, 12 के बाद 24, ये भी 4 और 6 से डिवाइड होगा, फिर क्या 36। तो ऐसे ही करते जाएंगे हम, ऐसे ही कर रहे हैं हम। और नंबर कहां से कहां तक गिवन थे, इस तरीके से होगा। तो जितने भी 12 के मल्टीपल होंगे वो 4 और 6 से डिवाइड होंगे पूरे के पूरे। अभी नंबर गिवन से 1 से 100 तक गिवन थे, लेकिन 108 के 100 से बड़ा है, तो इसके बाद के जो भी नंबर होंगे वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो मेरे पास ऐसे कितने नंबर आए जो 4 और 6 से डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर है, 8 नंबर है।
8 नंबर क्या है कि 1 से 100 तक जो 4 और 6 से डिवाइड होते हो। और पूछना बताना क्या था हमें कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हो, और क्रिकेट के लिए हमें 6 से डिवाइड करना था, फुटबॉल के लिए 4 से डिवाइड करना था। तो टोटल कितने नंबर आए मेरे पास? 8 नंबर आ गए। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 8, 8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आदमी क्या रन कर रहा है और उसने क्या है अब 12 किलोमीटर की रेस वो रन कर चुका है। यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे 12 किलोमीटर तक वो आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। अभी जब इस पॉइंट पे वो आया तो उसको इन्फॉर्म किया गया कि उसने 80% क्या है कंप्लीट कर दिया, 80% जो रेस है उसने पूरी कर दी। तो इसकी 20% बची हुई है। कितनी बच गई? 80% पूरी होगी तो कितनी बची? 20% बची। अब 20% में कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो हमें बतानी है कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, कितना उसको रन करना था, कि कितना उसको वो सपोज था कि इतना उसको रन करना है। तो ये टोटल डिस्टेंस मुझे बतानी थी। ये 80 किलोमीटर कितना है? 12 किलोमीटर। मानो मेरे पास टोटल डिस्टेंस डी थी, तो डी का 80%, भाई किसी चीज का 80% कैसे लिखते हैं? 80% अगर परसेंट हटाना है तो 100 नीचे करेंगे, और किसी का करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं उससे। तो ये कितना है मेरे पास? तो यहां से मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करके डी कितना आ जाएगा? 15। तो डी क्या है? यहां से देखे यहां तक की टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। बताना क्या था कि कितने किलोमीटर उसको रन करना था कंप्लीटली, पूरी रेस बतानी थी। तो पूरी रेस कितनी थी? 15 किलोमीटर। अभी बची उसकी कितनी है? 15 टोटल है, 12 वो कर चुका, तो 3 किलोमीटर बची है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि राजू कोई एक पर्सन है, उसके पास क्या है? 9,000 रुपीज, और उसको एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना है। लेकिन जो 9,000 है वो 75% के बराबर है उसकी कॉस्ट के, मतलब सी अगर कॉस्ट थी फोन की, तो जो 75% है उसका, फिर से 75/100 इंटू सी, तो ये कितना है? 9,000। ठीक है, अब सी आ गया मेरे पास कितना? सी यहां से कितना आएगा? 12,000। कैसे आएगा? मैं 25 से इसे डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पे 3,000। सी कितना आ गया? 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी आ गया मेरे पास 12,000। तो उसकी जो कॉस्ट है मोबाइल हैंडसेट की, फोन की जो कॉस्ट है वो 12,000 रुपीज है। इस पहली इंफॉर्मेशन से हमें इतना पता चलता है। फिर कहता है कि अब ये उसके पास 75% है, अभी उसने क्या किया? 2,000 रुपीज बोरो कर दिए। अभी कितना पैसा उसने और दिया? पहले उसके पास 9,000 था और किसी से उसने 2,000 रुपए उधार दे दिए, तो टोटल उसके पास कितना हो गया? अभी टोटल अमाउंट कितना हो गया? 11,000। तो इसके बाद अब ये बताना है कि ये चार जो स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से कौन सी सही है। पहली क्या कहती है कि राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। तो उसको हैंडसेट परचेज करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए था? 12,000। है उसके पास कितना? 11,000। तो इसका मतलब उसके पास पूरे पैसे अभी भी नहीं है। कितने पैसे कम है? 12,000 माइनस 11,000, तो कम कितने पैसे है? 1,000। तो उसको कितने रुपए की और जरूरत है? 1,000। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही होगा, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बता रहा है हमसे कि 5 एक डिजिट है और हमारे पास इंटीजर्स कहां से कहां तक है? 1 से 1000 तक है, मतलब 1 से 1000 तक की हमें काउंटिंग लिखनी है। अब इसमें क्या 5 आएगा, तो 5 कितनी बार आएगा? तो सबसे पहले 5 कब आएगा? 1 2 3 4 5 पहली बार आया। फिर नेक्स्ट करेंगे 15, फिर नेक्स्ट 25, 35, 45 और 55। तो 55 में 2 बार आ रहा है, ये याद रखना है। फिर हमारे पास है 65, 75, 85 एंड 95। इसके अलावा हमारे पास एक 50 था, 51, 52, 53। यहां पे 55 नहीं लिखना क्योंकि 55 हम ऊपर लिख चुके हैं। तो 65 नहीं, 56, 57, 58 एंड 59। अब इनको काउंट करना है कि 0 से 100 तक या 99 तक मेरे पास कितने आए। तो 0 से 99 तक कितने आए? 9 ही हो गए। और ऊपर काउंट करेंगे 10, 10 हमारे पास 10 इंटीजर है, प्लस 55 में क्या है? 2 बार है, तो टोटल ऊपर 11 होगी। तो मेरे पास 1 से 100 तक कितना आ गया? 20 आ गया। 20 आ गया 1 से 100 तक। अब मुझे काउंटिंग करनी है 1 से 100, 101 से 200, फिर 201 से 3 तक, 1000 तक, ये काउंटिंग करनी है। ये कितनी है? 11 है टोटल। अब इसमें से मैं 500 वाली 501 वाली ये हटा देता हूं,
ये वाली हटा देता हूँ, इवन 500 भी हटा देता हूँ। तो ये हटाने के बाद अब सभी में कितना था, 20 था, तो 10 बचेगी मेरे पास ऐसी। तो 10 में कितना हो गया, 200 आ गया टोटल, आ गया ना। तो 200 अगर मेरे पास आ गया, अब इसके बाद मुझे काउंट करना है 500 से स्टार्ट करके कहां तक, 600 तक। तो इसमें कितना आएगा, अब 5 के बाद जो भी काउंटिंग है, 01, 02, 03, तो ये 099 तक है, मतलब 99 तक है। 1 से 99 तक काउंटिंग है ना ये, दोबारा 5 के बाद 99 तक है। अब 99 तक काउंटिंग है, जीरो से स्टार्ट होगी, 500 है ना, तो 0 से 99 तक है। तो ये कितनी कितने कितनी काउंटिंग होगी, कितने नंबर है ऐसे। नंबर काउंट करने के लिए क्या करते थे हम, कि लास्ट की जो जो भी डिजिट है उसमें से फर्स्ट माइनस करते थे, 99 माइनस 0 प्लस 1 करते थे, तो मेरे पास 100 आ गया, 100 आ गया मेरे पास। अब 5 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स, क्योंकि सबके सामने 5 है, 5 एक एक बार और बढ़ गया, तो 500 टाइम्स और भी है। पहले मेरे पास 200 टाइम्स आ चुका है, तो इसमें प्लस कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो टोटल 5 कितने टाइम्स आया, 200 प्लस 100 दैट इज 300। तो आंसर क्या है इसका, 300, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब कैसे कैसे पेंटेड है, 3 कलर से पेंटेड है। 3 कलर क्या है, वाई बी बी। तो अपोजिट फेस क्या है, सेम कलर के है। मान लो अगर ये मेरे पास क्यूब है, ये क्यूब होगी मेरे पास, तो जो ऊपर वाला फेस है जिस कलर का, उसका नीचे वाला होगा, या जो ये वाला फेस होगा तो इसके जो पीछे जो इसके अपोजिट होगा वो दोनों सेम कलर के होंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। अभी क्या है, इस क्यूब को मैंने कितने पीसेस में कट किया, 36 पीसेस में कट किया, और साइज क्या है सबका डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइज है। तो ये कह रहा है कि जो 32 क्यूब्स है वो कैसी है, छोटी है, और इसके अलावा 36 टोटल थे, 32 छोटी है, तो 4 क्या, बड़े बड़े होंगे, बड़े पीसेस होंगे। और एक भी फेस का जो बड़ी क्यूब है उसका कलर क्या है, ब्लू नहीं है। बड़ी जो क्यूब है उसका एक भी फेस ब्लू कलर का नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, ये कीवर्ड होगा कि जो हमारे पास बड़ी जो क्यूब के जो 4 फेसेस है, 4 पीसेस है, उन 4 पीसेस का कलर ब्लू कलर नहीं होगा। मतलब कि फिर क्या कलर होना चाहिए, या तो ब्लैक हो या फिर येलो कलर का हो। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स दे हैव ओनली वन फेस पेंटेड। अब कितने क्यूब्स का सिर्फ एक फेस पेंटेड है, ये अगर मैं इसमें से चार चार फेस कट करूं, मानो मैंने इस साइड में ब्लू कलर ले लिया कहीं पे भी, या इस साइड में लिया, तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर ब्लैक है तो नीचे ब्लैक है, इस साइड येलो है तो सामने भी येलो होगा, अगर पीछे ब्लू होगा तो इस साइड ब्लू आ गया। तो ये हमारे केस एक साइड में तो नहीं होगा ब्लू, तो कहीं ना कहीं फिर ब्लू बीच में हो सकता है। अगर ब्लू वाला पोर्शन ऐसे बीच में होगा, इसके साइड में छोटे छोटे पीसेस होंगे, तो तब क्या कंडीशन बनती है, केस बनता है मेरे पास कि अगर ब्लू इस साइड है और इसके पीछे क्या छोटे 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 क्यूब्स है, और फिर ब्लू दूसरे साइड अपोजिट साइड होगा, वहां पे भी छोटे छोटे पीसेस है। तो सिर्फ एक केस ये बचेगा मेरे पास कि जो बड़े वाले क्यूब्स है वो बीच में पोर्शन में लाई करेंगे, बीच पोर्शन में लाई करेंगे। तो बड़े 4 क्यूब मैंने बीच में डाल दिए। अगर मैंने बड़े 4 क्यूब बीच में डाल दिया, अब मेरे पास कितने बचे, 32 क्यूब्स बचे, 32 क्यूब्स बचेंगे। अब 32 क्यूब्स को मैंने दोनों साइड लगाना है, सिमेट्रिक है, क्योंकि क्यूब क्या सिमेट्रिक तरीके से कट हो रखी है, और जो 32 क्यूब्स है वो आइडेंटिकल साइज के। तो अभी सिमेट्रिकल तरीके से मेरे को 32 डिवाइड करना है। तो इस साइड मेरे पास कितने पीसेस आएंगे, 16 आएंगे, और 16 इस साइड आएंगे। अब 16 पीसेस को फिर से सिमेट्री में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा क्यूब था उसके बराबर के 4-4 क्यूब होंगे, 4-4 क्यूब होंगे। अब मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये मेरे पास एक क्यूब हो गया, और बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये बड़े क्यूब का पोर्शन हो गया, बड़े क्यूब का पोर्शन हो गया। अब इस पोर्शन में क्या है कि इस वाले साइड वाले पोर्शन में मेरे पास छोटे क्यूब है। अब छोटे क्यूब कैसे है कि मान लो अगर बड़े बड़े 4 पीसेस थे, ऐसे बड़े बड़े मेरे पास 4 पीसेस थे, 4 पीसेस थे। अब क्या 16 को मेरे को ऐसे अरेंज करना है, 16 को, तो मैं एक क्यूब के 4 पीस करूंगा। मान लो इसको मैं फिर कैसे डिवाइड करूंगा, ऐसे करूंगा कि एक बड़ी क्यूब में 4 पीस आ गए। ऐसे यहां पे भी होगा, ऐसे ही यहां पे। ये समझ में आ रहा है इस साइड से देखने पे कि ये मेरे पास 16 क्यूब छोटे छोटे इस साइड है, ऐसे यहां पे भी ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे भी ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। ये वाला नहीं होगा, ये वाला हटा देंगे, ये वाला नहीं होगा,
क्योंकि ये कितना है, ये बड़े क्यूब कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 2 है, और ये वाली लाइन हटा देंगे, यहाँ पे 2 है, 2 ऊपर है, ऐसे ही 2 2 नीचे होंगे, तो 4 क्यूब मेरे पास ये आ गया, 32 इस साइड आ गया, मतलब 16 इस साइड, 16 इस साइड। अभी बताना है कि कितने मेरे पास ऐसे क्यूब होंगे जिनके सिर्फ वन फेस पे पेंट होगा। अगर मैं ऊपर की तरफ से देखूं तो मेरे पास एक ये क्यूब है, एक ये, तो इसके 2 फेस पे पेंट आ गया, इसके भी 2 फेस पे आ गया, इवन इसके तो 3 फेस पे पेंट आएगा। ये वाला जो बड़ा क्यूब है इसके ऊपर भी होगा और इसके इस साइड भी पेंट आएगा, इसके इस साइड भी पेंट आएगा, तो ये 2 साइड हो गया। ऐसे ही ये बड़ा क्यूब, इसके भी 2 साइड पेंट आएगा। यहाँ पे अगर ये स्मॉल क्यूब देखूं तो इसके 3 साइड पे पेंट आ रहा है, यहाँ से सामने से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है और पीछे की तरफ से भी आ रहा होगा, मतलब जो इस साइड फेस हो। ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सिर्फ मेरे पास एक केस ये बचेगा, जब मैं यहाँ से क्यूब को देख रहा हूं तो यहाँ से देखने पे इस पे 3 फेस, इस पे 2 फेस, इस पे 2, इस पे 3, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इस पे कितना है, इस वाले पोर्शन पे कितना होगा, एक साइड पे होगा, सिर्फ इस साइड से, क्योंकि ये फिर अंदर आ जाएगा। ऐसे ही ये एक होगा और ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास ये 2 ही होंगे, ये 2 एक होंगे, तो 4 मेरे पास इस साइड से फेस आ गए जिनके ऊपर एक साइड से पेंट है। अगर यही क्यूब को मैं इस साइड से देखूं, पीछे की तरफ से देखूं, तो सेम कंडीशन फिर से यही रिपीट होगी, सेम कंडीशन रिपीट होगी। 4 क्यूब मेरे पास यहाँ है तो 4 क्यूब मेरे पास वहां होंगे, तो टोटल मेरे पास 8 क्यूब हो गए जिनके वन फेस पे पेंट है। इस साइड से देखूंगा तो इस साइड से कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसके सिर्फ वन साइड पे पेंट होगा, क्योंकि इन दोनों पे क्या है, 2 2 है, ये यहां से भी पेंट है और नीचे से पेंट है, यहां से भी पेंट है और यहां से भी पेंट है। ये वाला क्यूब क्या है कि ये छोटे छोटे जो क्यूब है, यहाँ पे जो छोटे छोटे क्यूब होंगे वो ऊपर से नीचे से सब तरफ से पेंट होंगे। तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आएगा इसका, इसका टोटल आंसर क्या आएगा मेरे पास, 8 4 प्लस 4 इस साइड से, टोटल आंसर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास क्या गिवन है कि 2 बॉक्स है ए और बी। अभी क्या बी को ए के ऊपर रखा गया और वेट कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया। बी को ए के ऊपर रखा गया और वेट कितना बढ़ गया, 60% इंक्रीज हो गया। मान लो ए का वेट कितना था, डब्ल्यू था, डब्ल्यू, ये हो गया ए का वेट, और अब बी का वेट कितना बढ़ जाएगा, बी के रखने से 60% बढ़ जाएगा, तो 60% किसका बढ़ेगा, ए के वेट का 60%। मतलब कि इसको मैं क्या करूंगा कि वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, कि वेट ऑफ ए प्लस 60% ऑफ वेट ऑफ ए। और परसेंटेज निकालने में बार बार बता रहा हूं कि 60 अगर परसेंटेज है नीचे 100 आएगा, जिसके वेट है उसके जिसका भी परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास ये आ गया, ये आ जाएगा, वेट ए से वेट ए हट जाएगा। अब वेट ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, यहां से ये एक इक्वेशन आ गई ना, आगे सिंपल। सेकंड कह रहा है कि कितना वेट कम हो जाएगा। अब टोटल वेट मेरे पास क्या है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये टोटल वेट है। अगर मैं डब्ल्यू ए बी को हटा दूं, ऊपर से जो बी बॉक्स है उसको हटा दूं, तो कितने परसेंटेज वेट कम हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा है, तो टोटल का परसेंटेज पूछा है। अभी क्या टोटल वेट कितना था मेरे पास, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और वेट कितना कम हुआ है, डब्ल्यू बी कम हो गया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भाई जो भी चीज या बढ़ी है या घटी है, तो घटा क्या था मेरे पास, डब्ल्यू बी, और किस में से घटी है, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी में से घटी है ना, इन दोनों के ऐड में से घटी है ना, तो ये परसेंटेज निकाल सकते हैं ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करके। अब डब्ल्यू बी क्या था मेरे पास, 3/5 डब्ल्यू ए गिवन था, ये पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वहां से हमने ये निकाल दिया था, डब्ल्यू बी की वैल्यू आ गई थी मेरे पास। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या, फिर से 3/5 डब्ल्यू ए इंटू 100, ठीक है। ऊपर क्या हो गया मेरे पास, 3/5, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 8/5 इंटू 100। अभी 5 से 5 हट जाएगा, डब्ल्यू ए से डब्ल्यू हट जाएगा, तो ये आ गया 3/8 इंटू 100 आ गया। तो 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। तो वेट कितना कम हुआ है, 37.5% वेट कम हो गया टोटल वेट के, तो आंसर आ गया 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स के कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है। एक क्या है, एक्स कोई है, उसके कितने चिल्ड्रन है, 3। तो तीनों का जो बर्थडे आता है, पहले का बर्थडे आता है 5th मंडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं।
अब फिफ्थ मंडे कब आएगा? फिफ्थ मंडे कब आ सकता है? या तो 29 को आ सकता है या 30 को आ सकता है, क्योंकि अगर मेरे को एक वीक में 7 डेज होते हैं तो कितने 28 डेज में फोर वीक हो गए, 4 वीक हो गए ना। अभी मेरे पास 2 दिन बचे 29 30 और फिफ्थ डे बताना है। फिफ्थ डे क्या मंडे है, तो वो सिर्फ 29 को 30 को हो सकता है, ठीक है। 29 या 30 को मंडे हो सकता है, दो केसेस में आ गए मेरे पास। सेकंड बता रहा है कि जो सेकंड जो चिल्ड्रन है उसका उसका जो बर्थ आता है वो फिफ्थ थर्सडे को आता है नवंबर में, उसका फिफ्थ थर्सडे को नवंबर में आता है। तो उसके केस में नवंबर में फिर से 30 डेज है मेरे पास, तो उसके लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन होंगे, आइदर 29 या फिर 30। अभी मैं यहां से देखता हूं कि अगर फर्स्ट केस में मैं 29 को मंडे मान लेता हूं, मैंने 29 को मंडे मान लिया, 29 अप्रैल, तो मेरे पास फर्स्ट नवंबर तक कितने दिन होंगे टोटल काउंट करने हैं। यहाँ पे अप्रैल का एक दिन रह गया 1, अप्रैल के बाद मई आता है, मई में कितने दिन होते हैं 31, फिर ऐसे ऐड करना है मेरे को। मई के बाद जून आता है, जून में कितना 30, जुलाई में कितना 31, अगस्त में कितना 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर के फर्स्ट तारीख तक काउंट करना है। तो ये टोटल मेरे पास कितना हो गया 186 हो जाएगा, इसको पूरे को सम करेंगे 186 हो गया, 186 हो गया फर्स्ट नवंबर तक। तो कितने वीक हो गए, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने वीक हो गए। तो इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास क्या आएगा प्लस 4 डेज, कि 26 वीक्स पूरे हो गए और 4 डेज एक्स्ट्रा हो गए। अभी 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 दिन अगर मंडे था 29 का, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंडे के बाद 4 दिन कौन से काउंट होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो अभी मेरे पास क्या फर्स्ट नवंबर को क्या दिन आया, फर्स्ट नवंबर को क्या आ जाएगा मेरे पास फ्राइडे। तो अभी क्या है कि 29 को क्या हो सकता है फ्राइडे, और फिर 30 को क्या होगा सैटरडे। भाई ये दो ऑप्शन है, लेकिन उसमें गिवन क्या था कि फिफ्थ जो डे था वो था थर्सडे, तो थर्सडे तो फिफ्थ डे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्सडे किस किस दिन में हो सकता है आइदर 29 या फिर 30। पहले केस से हमारे पास क्या है 29 को फ्राइडे आया और 30 को सैटरडे आया, तो ये वाला जो ऑप्शन है मंडे 29 को नहीं है, तो ये गलत हो गया। अभी एक केस में मंडे क्या है 30 में, 30 तारीख को क्या है मंडे है, अभी 30 तारीख को मंडे है, तो फिर से मुझे डेज काउंट करने हैं फर्स्ट नवंबर तक। तो अभी मैं 30 से अगर स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने 30 को काउंट किया था, तो मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास टोटल सम कितना आएगा 185 आएगा। 185 फिर से हम वीक निकाल देंगे तो कितना आएगा 7 से डिवाइड करूंगा तो फिर से आएगा 26 वीक प्लस 3 डेज, तो 3 दिन बढ़ गए, 3 दिन बढ़ गए। अभी 3 दिन मंडे के बाद कौन कौन से होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। अभी मेरे पास क्या है 29 को थर्सडे आ जाएगा, नहीं फर्स्ट नवंबर को थर्सडे आ गया। अब जब फर्स्ट नवंबर को थर्सडे आ रहा है मेरे पास, तो फर्स्ट नवंबर के बाद 8 को थर्सडे आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा और फिर 29 को आएगा। वीक में 7 डेज होते हैं, तो हर पहले तारीख के 7 दिन बाद दैट इज 8 तारीख को फिर से मंडे होगा, फिर से थर्सडे होगा अगर फर्स्ट को थर्सडे है तो। ऐसे ही फिर 8 के 7 दिन बाद दैट इज 8 + 7 15 को थर्सडे, 22 को 29 को थर्सडे होगा। अभी 29 को थर्सडे आ गया और थर्सडे 29 या 30 में से एक दिन हो सकता था, ठीक है। तो मेरा केस क्या आ गया, आंसर क्या आ गया कि भाई जो पहले का बर्थडे है वो 30 तारीख को है मंडे की 30 तारीख को है, और दूसरे का बर्थडे है 29 ऑफ नवंबर, जिस दिन क्या है थर्सडे। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, पूछा गया हमसे कि ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। अभी क्या 20 दिसंबर को हमें डेट बतानी क्या होगा, डे बताना है क्या होगा 20th दिसंबर को। 20th नवंबर को क्या डे था, थर्सडे था 20th नवंबर को। 30 को क्या होगा फ्राइडे, 30 को फ्राइडे आ गया। 31st ऑफ दिसंबर को क्या आ गया सैटरडे, फर्स्ट को सैटरडे आ गया। अब सैटरडे क्या आएगा 8th को आएगा, 8 को सैटरडे आएगा, फिर 15th को सैटरडे आएगा, 15th को सैटरडे आया। 15th के बाद मेरे पास कितने दिन है, ये डेट हमें बतानी है। 15th को सैटरडे है, 16th को संडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 20th को क्या होगा थर्सडे होगा। हमसे पूछा गया था 20th दिसंबर को कौन सा दिन है, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा थर्सडे होगा। आंसर क्या है इसका थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम हमें बताना है, क्या बताना है पैरेललोग्राम्स बताने हैं, कितने किसी डायग्राम किसी भी हमारे पास सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। 4 लाइंस हमारे पास ऐसे होगी और 4 हमारे पास ऐसे लाइन होगी।
तो इनसे हमें बताना है कि पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम के एक फीचर्स क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं कि जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, अपोजिट मतलब ऐसे पैरेलल होगी और ऐसे पैरेलल होगी। ये हमें गिवन है कि ये चार लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अभी हमें इन चार में से दो लाइन कोई भी सिलेक्ट करनी है क्योंकि फोर साइड होती है, तो इन चार में से कोई भी दो सिलेक्ट करनी है, प्लस इन चार में से दो कोई भी दो लाइन सिलेक्ट करनी है। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया और ये किया और इनमें से ये दोनों कर दिया तो मेरे पास क्या पैरेललोग्राम बनेगा, ये बन गया। तो ये जो चार लाइंस होगी, ये वाला जो फिगर होगी, ये किसकी फीचर है, पैरेललोग्राम की। तो अभी इन चार में से मेरे को दो सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके हो गए मेरे पास, 4c2। फिर इन चार में से ऐसे जो चार है वर्टिकल है उनमें से भी दो करने हैं, 4c2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे चार चार के। तो 4c2 पिछली बार सोल्व करना क्या बताया था, 4 × 3/2 इंटू 4 × 3 × 2। पीएनसी का जो बैच होगा उस बैच में आपको 4c या 4p2 ऐसा ही जो निकालना है, ये कैसे आया, क्या इनके फीचर्स होते हैं, या हमारे पास एक ये होता है बाइनरी, मतलब इस तरीके से नंबर निकालते हैं बाइनोमियल्स, तो ये कैसे होता है कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है या 4 फैक्टोरियल क्या होता है, और यहीं से हमारे पास ये आ रहा है। तो ये सब उस बैच में सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जाएगा। इसकी मैक्सिमम 2 या 3 क्लास होगी पीएनसी की, 2-3 क्लास में जितना भी आपको रिलेवेंट है यूपीएससी से वो सब कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी 4 × 3 दैट इज 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आया, तो 6 × 6 हो गया मेरे पास। तो 6 × 6 कितना होता है, 36। तो आंसर क्या है इसका, 36। तो यही तो पूछा था कि कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, कितने ऐसे पैरेललोग्राम बनेंगे, तो कितने बन रहे हैं, 36 बन रहे हैं। तो हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। अभी मैंने एक चीज सोची है कि जब मैं 2023 तक सारा सीसेट के क्वेश्चंस करा दूंगा, तो 2011 से 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक सेपरेट एक क्लास कराई जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे की। जितने भी क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं या जो थीम्स रिपीट हो रही है बार बार, यूपीएससी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है बार बार पूछता है, हर ईयर में या हर अल्टरनेट ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए 1-2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें वो क्वेश्चंस दोबारा कराए जाएंगे और अच्छे से उन पे प्रॉपर फोकस देके एम्फेसाइज देके वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और उन क्वेश्चन से कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको उस पर्टिकुलर टाइप के कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए सब कुछ ऐड करके या प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा आपको सोल्व करने के लिए विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो हमारे बैच से रिलेटेड, अभी सीसेट की एक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारी ये मेल आईडी है, इस पे अगर कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर होगा प्रज्ञान आईएएस का, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके या किसी भी तरीके से कॉल करके किसी भी मेंबर से कनेक्ट हो सकते हो। सेकंड थिंग कि टेलीग्राम पे हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी करंट का कंटेंट होता है प्लस जितना भी स्टैटिक का पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉपर जो करंट अफेयर होता है उनको स्लाइड के फॉर्मेट में हम दे रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है pragyan.com, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं फ्यूचर इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।